नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में मैं आपको नीट एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें बताऊंगा। नीट एक ऐसा एग्ज़ाम जो कुछ विशेष कोर्स को करने के लिए कराया जाता है। ये टेस्ट साल में एक बार कराया जाता है। वैसे तो ये मई के फर्स्ट वीक में करा लिया जाता था, लेकिन 2020 में चूँकि पैंडमिक सिचुएशन था कोविड-19 की वजह से, तो इसे कराया गया 13 सितंबर को। लेकिन अगला जो 2021 का नीट एग्ज़ाम होगा वो शायद मई के फर्स्ट वीक में ही कराया जाए। तो पहले हम ये समझते हैं कि नीट एग्ज़ाम क्या है, इसके सिलेबस क्या है। नीट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम होता है जो इन खास कोर्सों में एडमिशन के लिए कराया जाता है। कुछ खास कोर्स जैसे MBBS, BDS, BHMS या BUMS, इन कोर्सेज को करने के लिए आपको नीट क्वालिफाई होना होगा। और जैसा कि जो नीट का एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के बाद जो कट ऑफ रिलीज़ होता है, मैक्सिमम नंबर जो कट ऑफ के होते हैं उससे अगर आपका एबव होता है तो आपको या तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। अगर कट ऑफ से कम है, रैंक बहुत ज़्यादा है, तब आपको प्राइवेट कॉलेज मिलने के चांसेस होते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले नीट के सिलेबस के बारे में बात करें तो नीट का जो सिलेबस होता है उसमें 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं, यही पूछे जाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स से आपके 45 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चन और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। यानी जो मेन पोर्शन है वो क्या है, बायोलॉजी। ऐसा नहीं कि इनको छोड़ना है, छोड़ना किसी को भी नहीं है। तीनों सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तभी निकलेगा ये नीट एग्ज़ाम, वरना नहीं निकलेगा। इन दोनों में आपका एवरेज चलेगा, लेकिन इसमें आपको बहुत मेहनत करना होगा और अच्छे मार्क्स लाने होंगे। 45 फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं, बायोलॉजी में 90। टोटल क्वेश्चंस होते हैं 180। हर क्वेश्चंस के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं। एक प्रश्न का अगर आप सही उत्तर देते हैं तो 4 अंक मिलते हैं। अगर आप किसी एक क्वेश्चन को गलत कर देते हैं तो 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग में काट लिया जाता है। मतलब 1/4 का नेगेटिव मार्किंग नीट एग्ज़ाम में रखा गया है। अगर आप नंबर्स को देखते हैं, मार्क्स को, कि कितने अंक का कौन सा सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है, तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चंस होते हैं जो 180 अंक 180 मार्क्स के पूछे जाते हैं। सेम इसी तरीके से केमिस्ट्री के 45 जो 180 अंक के पूछे जाते हैं। बायोलॉजी से 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि 360 नंबर का होता है। टोटल 720 नंबर आपको दिए जाते हैं नीट में। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो कम से कम आपको 600 नंबर चाहिए, 600 से ऊपर होना चाहिए। 720 नंबर का टोटल होता है नीट का एग्ज़ाम, जिसमें आपको गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है इन कोर्सेज के लिए तो आपको 600 नंबर से ऊपर रहना होगा। यहाँ पर अगर आप प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट लेना सभी के बस की बात नहीं होती है, क्योंकि इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। एक साल का ही लगभग 10 से 15 लाख रुपए फीस है, एक साल का। अगर आप 5 साल का देखेंगे MBBS कोर्स को तो ये 60 लाख से ऊपर चला जाता है। और अगर आप गवर्नमेंट में आते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। बहुत से कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ की फ़ीस कुछ भी नहीं है, जैसे एम्स वगैरह की 3000 या 4000 रुपये एक साल की फ़ीस है, वो कुछ भी मायने नहीं रखता। और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट कॉलेज जिसमें 50 से 60 हज़ार रुपये एक साल का लगता है। मतलब अगर यहाँ पर पूरी तरीके से मौका दे रहा है सरकार, गवर्नमेंट मौका देती है आपको कि अगर आप पढ़ने के इच्छुक हैं, बहुत हार्ड वर्क आप करते हैं, तो आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी सरकार की तरफ से। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आप गेन करेंगे उतना ही अच्छा आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपको इसी पे फोकस सबसे ज़्यादा करना है, गवर्नमेंट कॉलेजेस के। आपने देखा सिलेबस क्या है, मार्क्स कितने आते हैं, उसके बाद आपको कितने मार्क्स लाने हैं। अब जो 2020 में नीट का पेपर हुआ 13 सितंबर, उसमें हमारे चैनल बायोलॉजी इन हिंदी से 67 क्वेश्चंस एग्जैक्ट हमारे लाइन टू लाइन आए हैं, जो हम PDF बना के रखे हैं क्लास 11th और 12th के लिए। मैंने इसके बारे में आपको वीडियो बनाया था कि आप बायोलॉजी के नोट्स कैसे प्राप्त करें। क्लास 11th और 12th इन दोनों को मिलाकर 67 क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए हुए हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने ये नोट्स परचेज़ किया था वो मिला लेंगे। अभी मैं सारे क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा और मेरे PDF में कौन से चैप्टर के कौन से पेज नंबर पे उसका आंसर है वो सब डिटेल मैं दूंगा, आप चेक कर लीजिएगा।
एग्जैक्ट 67 क्वेश्चंस एग्जैक्ट आए हैं हमारे पीडीएफ से 11th और 12th दोनों को मिला के, क्योंकि ये जो नीट का एग्ज़ाम होता है उसके लिए वैसे तो होना चाहिए 9, 10, 11, 12 ये 4 साल आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। लेकिन अगर आपने 9th और 10th में एवरेज रखा है तो कम से कम आपको 11th और 12th में सबसे ज़्यादा मेहनत करना है, 11th और 12th, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी सिलेबस से ही आते हैं। तो जो 67 क्वेश्चन है उनको आप एग्जैक्ट मेरे पीडीएफ 11th और 12th के देख सकते हैं। मैं बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा और उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर, पेज नंबर के साथ बताऊंगा। अगर आपने परचेज किया था नोट्स आप मिला लीजिएगा, और जितने क्वेश्चंस आपके मिलेंगे वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 12 क्वेश्चन जो थे वो एनसीईआरटी में थे, वो मैंने पीडीएफ में नहीं रखा था ये सोच के कि शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सच कहते हैं कि जिस चीज़ को छोड़ते हैं एक्चुअली वही एग्ज़ाम में आ जाता है। तो उम्मीद नहीं था, लेकिन फिर भी 12 क्वेश्चन एनसीईआरटी से आए थे। तो आपको दोनों, अगर आप दोनों को मिला के पढ़ते हैं, पीडीएफ और एनसीईआरटी दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। ये लगभग 80 क्वेश्चन, मतलब 79 के आसपास आपको मिल जाएंगे, तो इनफ है, कम नहीं होता 80 क्वेश्चन। बायो में अगर 80 क्वेश्चन अगर आपको हमारे सिलेबस से अगर आपको कवर हो जा रहा है तो कम नहीं है। अब जो 11 क्वेश्चंस थे वो कॉन्सेप्चुअल थे, या तो थोड़ा सा आप दिमाग लगाते तो सॉल्व हो जाता, और कुछ अदर सोर्सेज से भी थे इन 11 क्वेश्चंस में बचे हुए। आपको बहुत, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप एवरेज पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए कम से कम आपको 150 क्वेश्चन तो सॉल्व करने होंगे, एकदम करेक्ट होने चाहिए। 150 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन। अगर आप 80 क्वेश्चन बायो में कर ले जाते हैं, जो कि मैं पूरी तरीके से कवर करा रहा हूँ, आप देख रहे हैं। 67 हमारे पीडीएफ से मिल गए, 12 क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी से मिल गए, अगले साल भी मिलेंगे, गारंटी है, मैं दिखाऊंगा, अगले साल भी मिलेंगे। 67 से अबव भी रहेगा, मैं दिखाऊंगा आपको सारी चीज़ें। तो इतने में से, मतलब हमारे चैनल पे जो भी पढ़ाया गया उसमें से आप 80 क्वेश्चंस बायो में तो आसानी से कर सकते हैं। अगर थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो 80 से ऊपर भी जा सकते हैं। केमिस्ट्री में अगर आप 45 क्वेश्चन में से अगर आप 35 भी कर ले जाते हैं, इनफ है। फिजिक्स में 45 से 35 कर ले जाते हैं, इनफ है। मतलब टोटल अगर आप 150 क्वेश्चंस कर लेंगे तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे। तो इतना आपको पढ़ना होगा। अब जो नोट्स है जिन स्टूडेंट्स ने परचेज किया था, अभी मैं क्वेश्चंस और आंसर्स, पेज नंबर, चैप्टर नंबर सब बताऊंगा, मिला लीजिएगा। जिन्होंने परचेज नहीं किया है, अगर वो चाहते हैं लेना तो इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना होगा। 11th और 12th दोनों के कंप्लीट नोट्स आपको मिलेंगे 1500 रुपीज़ में, 1500 रुपये में। अब हम आपको दिखाते हैं जो 2020 में पूछे हुए क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स, और हमारे पीडीएफ के कौन से चैप्टर में, कौन से पेज नंबर पे वो हैं, वो आप देख सकते हैं। आइए देखते हैं नीट 2020 में पूछे हुए क्वेश्चंस और उनके आंसर्स, साथ ही साथ हमारे पीडीएफ के कौन से चैप्टर और कौन से पेज नंबर पे हैं उसके आंसर्स, ये भी हम आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन था, निम्न में किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं हो सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन है वो हमारे द्वारा बनाए गए पीडीएफ के क्लास 12th के पीडीएफ में चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4 जो कि है जनन स्वास्थ्य, उसके पेज नंबर 6 पे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। चेक कर सकते हैं जिन्होंने परचेज किया है, जिन्होंने नहीं परचेज किया वो परचेज करने के बाद चेक कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न में से किस तकनीक की सहायता से ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती में भ्रूण को स्थानांतरित किया जाता है? 4 ऑप्शन है। पहले में ICSI ZIFT, दूसरे में GIFT एवं ICSI, तीसरे में ZIFT IUT और चौथे में GIFT और ZIFT। मैंने आपको क्लास 12th के चैप्टर नंबर 4 में आपको इसका बताया था, वीडियो में आप देख सकते हैं। जो गर्भधारण नहीं कर सकती स्त्रियां, उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो हम गैमीट को ट्रांसफ़र कर दें, युग्मक को स्थानांतरित कर दें, तो युग्मक को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो भ्रूण का स्थानांतरण कर सकते हैं, सीधे एम्ब्रियो को भ्रूण
यानी नर युग्मक और मादा युग्मक से जो मिलकर बनता है उस संरचना को हम भ्रूण कहते हैं, जाइगोट कहते हैं। इसको हम लैब में करवा सकते हैं। तो ऐसा होता है कि लैब में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को लेकर उसको फर्टिलाइज करा दिया जाता है। जो जाइगोट बनता है उस जाइगोट को 32 कोशिकीय अवस्था से पहले या तो उसके फैलोपियन ट्यूब में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, स्त्री के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या तो हम उसके यूट्रस यानी गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऐसी स्त्रियां जो गर्भधारण नहीं कर सकती उनमें या तो हम गैमीट यानी युग्मक को स्थानांतरित कर सकते हैं, या तो हम भ्रूण को स्थानांतरित कर सकते हैं, एम्ब्रियो को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है भ्रूण का स्थानांतरण, युग्मक का स्थानांतरण नहीं बोला गया है। तो वही पद्धतियाँ आप सेलेक्ट करोगे जिसमें भ्रूण का स्थानांतरण किया जाता है। ये जो है ICSI, इसका पूरा नाम होता है इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो स्पर्म गैमीट हो गया, युग्मक हो गया, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया भ्रूण का स्थानांतरण करना। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में स्पर्म यानी युग्मक को स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं है। अगर आप दूसरा देखेंगे तो यहाँ पर ZIFT लिखा है। जेड मतलब इसका पूरा फुल फॉर्म होता है जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो जाइगोट यानी एम्ब्रियो आ रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन सही है। ये वाला ZIFT करा सकते हैं, जाइगोट मतलब भ्रूण, इसका स्थानांतरण हम ZIFT से कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। तो एक गलत है ना, इसलिए ऑप्शन ही पूरा गलत हो जाएगा। हमें वही ऑप्शन सेलेक्ट करना है जिसमें दो प्रोसेस हैं और दोनों प्रोसेस में भ्रूण का ही स्थानांतरण हो। GIFT का फुल फॉर्म होता है गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, मतलब युग्मक को हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं, तब उसे हम कहते हैं GIFT। तो यहाँ पर युग्मक को स्थानांतरित नहीं करना है, किसको करना है? भ्रूण को, यानी ये भी गलत है। और ICSI इसके बारे में बताया, ये भी युग्मक का ही स्थानांतरण है, तो ये भी गलत है। तीसरा देखते हैं ZIFT यानी जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। जाइगोट को जब हम फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं तो ZIFT कहलाता है, और सही है। भ्रूण का स्थानांतरण पूछा गया है, तो इस प्रोसेस के द्वारा हम भ्रूण का स्थानांतरण कर सकते हैं, जाइगोट यानी भ्रूण। IUT इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर, जब फीमेल के यूट्रस में हम जाइगोट को ट्रांसफर करते हैं तब उसे हम कहते हैं IUT, यानी ZIFT भी भ्रूण का ही स्थानांतरण की प्रक्रिया है, IUT भी भ्रूण के स्थानांतरण की प्रक्रिया है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन सही होगा। आप चेक कर लीजिएगा, हमारे PDF क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 6 में मिल जाएगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है एंटेरोकाइनेज किसके बदलने में सहायता करता है? ये पूछा गया है क्लास 11th से चैप्टर नंबर 16, हमारे PDF के पेज नंबर 16 में इसका आंसर मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। एंटेरोकाइनेज एक एंजाइम है जो आंत में स्रावित होता है। कैसिनोजन को कैसिन में बदलने के लिए रेनिन होता है, प्रोरेनिन वगैरह होता है। पेप्सिनोजन को पेप्सिन में बदलने के लिए HCl काम आता है। प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में प्रोटीएज काम आता है। यहाँ पर लास्ट वाला जो है ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में बदलने के लिए ही एंटेरोकाइनेज की ज़रूरत होती है, यानी ऑप्शन चौथा सही होगा। और इसका आंसर आपको हमारे PDF पेज नंबर 16 चैप्टर नंबर 16 और क्लास 12 में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, मानव पाचन तंत्र में संदर्भित सही कथन का चयन करिए। मानव पाचन तंत्र ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें चारों में से आपको छांटना है कि कौन सा कथन सही है। ये आपको इसका आंसर आपको मिलेगा हमारे द्वारा बनाए गए PDF क्लास 11th के चैप्टर नंबर 16 के पेज नंबर 10 में मिल जाएगा, चेक कर लीजिएगा। पहला ऑप्शन दिया गया क्षुद्रांत अत्याधिक कुंडलित भाग है, सही है। क्षुद्रांत यानी इलियम हाईली क्वाइल्ड होता है, सबसे ज़्यादा क्वाइल्ड होता है स्ट्रक्चर, इसलिए ये ऑप्शन ही सबसे पहला वाला ही सही है। अब यहाँ पर दिया है कृमि रूप परिशेषिका ग्रहणी से उत्पन्न होती है, नहीं। कृमि रूप परिशेषिका अंधनाल यानी सीकम से उत्पन्न होती है। क्षुद्रांत छोटी आंत में खुलता है, नहीं। क्षुद्रांत जो होता है वो छोटी आंत का भाग खुद ही है, वो कहाँ से ओपन होगा? चौथा ऑप्शन दिया गया सिरोसा आहार नाल का सबसे अंदर वाली परत होती है, नहीं। आहार नाल के 4 परत होते हैं, ये सबसे बाहरी वाला है, अंदर का नहीं है। ऐसे होता है सिरोसा, मस्कुलेरिस, सबम्यूकोसा एंड म्यूकोसा। तो जो सबसे अंदर वाली परत होती है अनाल की वो है म्यूकोसा।
तो ये ऑप्शन भी गलत है, मतलब ये ऑप्शन पूरी तरीके से सही है। चेक कर सकते हैं आप हमारे पीडीएफ में, इसका आंसर मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन है अंतरावस्था यानी इंटरफेज। मैंने बताया था अभी आपको क्लास 11th के चैप्टर नंबर 10 यानी कोशिका विभाजन में आपको बताया गया था कि अंतरावस्था इंटरफेज में 3 अवस्थाएं आती हैं, G1 S G2, ठीक। उसके बाद एम फेज आ जाता है। तो अंतरावस्था की जीवन प्रावस्था के बारे में सही कथन यहाँ पर चुनना है। पहला ऑप्शन दिया गया है कोशिका जीवन में, मैंने आपको बताया था जीवन में क्या होता है, कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय होती है, वृद्धि करती है और विभाजन के लिए तैयार होती है। और फिर एस फेज आता है। एस फेज में मुख्य बात क्या थी, डीएनए का निर्माण होता है। एस फेज को सिंथेसिस फेज इसीलिए कहते हैं क्योंकि संश्लेषण होता है। किसका संश्लेषण होता है, डीएनए का। तो एस फेज की वो खास बात है। G2 की बात क्या है, G2 में भी कोशिका वृद्धि करती है और एम फेज की तैयारी में हो जाती है। यहाँ पर जीवन सबसे पहला फेज है कोशिका चक्र का और इसमें कोशिका उपापचय रूप से सक्रिय होती है, वृद्धि करती है, लेकिन इसका डीएनए प्रतिकृति नहीं करता। डीएनए प्रतिकृति किस में करता है, एस फेज में, यानी ये ऑप्शन ही सही है। हमें सही कथन नहीं ढूंढना था, सही है। केंद्रक विभाजन नहीं होता, केंद्रक विभाजन तो आपका साइटोकाइनेसिस उसमें कैरियोकाइनेसिस में चला जाएगा, ठीक। डीएनए संश्लेषण एस फेज में होता है, ये भी नहीं सही है। सभी कोशिका अवयवों का पुनर्गठन नहीं, ये आपका साइटोकाइनेसिस के बाद जो कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस के समय होता है। तो इसका आंसर आपको चैप्टर 10 के पेज नंबर 2 में मिल जाएगा। आइए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है तने के आधार से उत्पन्न होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है। यह आपको मिलेगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 5 के पेज नंबर 5 पे, जो कि चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों की शारीरिकी। वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है झकड़ा जड़, फाइब्रस रूट, और वहां पर डैश करके सबसे पहला लाइन यही है कि इनका निर्माण तने के आधार से होता है। ये झकड़ा जड़ जो होते हैं वो तने के आधार से उत्पन्न होते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तीसरा। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन है सिनेप्टोइमल समृद्ध का विघटन होता है। तो ये तो आपको वीडियो में भी बताया, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वो तुरंत आपको आंसर इसका मिल जाएगा। अभी पढ़ाए थे कुछ दिन पहले कि सिनेप्टोनिमल सम्मिश्र का विघटन किसके दौरान होता है, डिप्लोटीन यानी द्विपट्ट के दौरान। आप इससे पहले वाले चैप्टर्स में देख लीजिए, कोशिका विभाजन, ये चैप्टर 10 क्लास 11 का चैप्टर 10 पेज नंबर 7 हमारे पीडीएफ के पेज नंबर 7 में मिल जाएगा। और वीडियो में भी आप सब देख सकते हैं, इसका आंसर हमने बताया है। हम पूरी कोशिश करते हैं अपनी वीडियो में कि कुछ भी छूटे ना, लेवल के हिसाब से, नीट लेवल के हिसाब से ही बताते हैं। सारे के सारे आंसर्स आपको मिलेंगे मेरी वीडियो में, मेरे पीडीएफ में मैक्सिमम, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडली को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो ये तो तुरंत क्लास 12 के स्टूडेंट जो हैं वो सब तुरंत बता सकते हैं अगर हमारा वीडियो देखें तो। वहाँ पर बताया गया था अनुलेखन के समय यानी ट्रांसक्रिप्शन के दौरान डीएनए से जब एमआरएनए बनता है, मैंने बताया था डीएनए से जब डीएनए बनता है तो उसे कहते हैं प्रतिलिपिकरण, रेप्लिकेशन, और उसमें हेल्प करता है एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज। लेकिन यहाँ पर अनुलेखन है यानी डीएनए से एमआरएनए बनना है, और जब डीएनए से एमआरएनए बनता है तब कौन सा एंजाइम हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या गया है कि डीएनए की कुंडली को खोलने में, तो जब रेप्लिकेशन होता है तो उसकी कुंडली खोलने में डीएनए हेलिकेज वर्क करता है। लेकिन चूंकि अनुलेखन है, डीएनए से एमआरएनए बनता है, तो उस समय डीएनए की कुंडली को खोलने के लिए आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हेल्प करता है, ध्यान रखेंगे। डीएनए हेलिकेज तो जब डीएनए से डीएनए बनता है, डीएनए से जब डीएनए बनता है तब डीएनए हेलिकेज इसकी कुंडली को खोलने में हेल्प करता है। लेकिन जब डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है जिसे अनुलेखन कहते हैं, और उस दौरान डीएनए की कुंडली खोलने का कार्य आरएनए पॉलीमरेज करता है। अब इसका आंसर हमारे पीडीएफ में पेज नंबर 22 चैप्टर नंबर 6 क्लास 12 में देख सकते हैं। वंशागति के आणविक आधार से क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां है सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला पाई जाती है किसमें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11 के चैप्टर नंबर 7 जो कि है जंतु ऊतक एनिमल टिश्यू, उसके पेज नंबर 3 पीडीएफ के पेज नंबर 3 में मिल जाएगा। इसका आंसर साफ साफ लिखा है कि सूक्ष्मांकुरों के ब्रुश बॉर्डर वाली घनाकार उपकला किसमें पाई जाती है, वृक्काणु की समीपस्थ सम्मिलित नलिका में पाई जाती है। इसका आंसर है। 9वां क्वेश्चन प्रकाश विक्रिया में इलेक्ट्रॉनों के रूपांतरण को प्लास्टोक्यूनोन कहाँ से सुगम बनाता है। तो प्लास्टोक्यूनोन कहाँ से कहाँ आता है, PS2 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है प्लास्टोक्यूनोन को, और प्लास्टोक्यूनोन से ये कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B6F,
साइटोक्रोम B6F पर जाता है। आप इसको देख सकते हैं क्लास 11th के PDF के चैप्टर नंबर 13 पेज नंबर 5 में एक डायग्राम दिया गया है। ऐसे ही एक जेड स्कीम का डायग्राम दिया गया है, उसमें साफ साफ लिखा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर PS2 से साइटोक्रोम B6 में प्लास्टोक्यूनोन की मदद से होता है, यानी ऑप्शन 3 सही है। चेक करिएगा जरूर, अगर आपने PDF परचेज किया है तो, नहीं परचेज किया है तो परचेज करने के बाद चेक करके आप जरूर बताएंगे कि आपको आंसर मिल रहा है कि नहीं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्तनपायी कोशिका की DNA की कुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या इतनी बेस पेयर है, तब DNA की लंबाई कितनी होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 में कराया है क्लास 12th में। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया, ये पूछा गया है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 से, कॉन्सेप्चुअल है। आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पूरा का पूरा DNA किससे मिलकर बना होता है, क्षार युग्म के जोड़ों से बना होता है। आप अगर किसी DNA को खोल के देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्षार मिलेगा, एडेनिन के साथ थाइमिन डबल बॉन्ड के साथ, साइटोसिन के साथ ग्वानिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ, फिर थाइमिन एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, ऐसे ये इन्हीं को कहते हैं क्षार युग्म। ये एक नाइट्रोजन क्षार है एडेनिन, ये थाइमिन एक नाइट्रोजन क्षार है। अब ये दोनों पेयर में पाए जा रहे हैं, एडेनिन और थाइमिन। तो पेयर मतलब जोड़ा यानी युग्म, युग्म को ही इंग्लिश में पेयर कहते हैं, शुद्ध हिंदी में जोड़ा कहते हैं। तो क्षार युग्म यही है। क्षार युग्मों की कुल संख्या दी गई है 6.6 × 10⁹, मतलब ये जो इनकी संख्या है 1 2 3 4, तो पूरे DNA में कुल कितनी है 6.6 × 10⁹ बेस पेयर्स हैं। इन्हीं को कहते हैं बेस पेयर, नाइट्रोजनस बेस पेयर। ठीक है, एडेनिन और थाइमिन ये क्या है, एक बेस पेयर है। साइटोसिन और ग्वानिन दोनों क्या हैं, एक बेस पेयर हैं। तो बेस पेयरों की संख्या इतनी दी गई है। कह रहे हैं कि दो बेस पेयर के बीच की जो दूरी है वो इतनी है 0.34, मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है 0.34 नैनोमीटर दिया गया है। ये भी मैंने आपको बताया है चैप्टर नंबर 6 में। होता यही है, DNA के दो नाइट्रोजन क्षार युग्मों के बीच की जो दूरी होती है वो 0.34 नैनोमीटर ही होती है। और फिर मैंने बताया था एक पिच मतलब एक कुंडलन की जो दूरी होती है उसमें 10 बेस पेयर्स पाए जाते हैं। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब दो नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी इतनी होती है तो 10 नाइट्रोजन क्षारों के बीच की दूरी कितनी होगी, तो इसी के आगे गुणा 10 कर देंगे, इसी के आगे गुणे 10 कर दीजिए, आ जाएगा 3.4 नैनोमीटर। चेक कर लीजिएगा, एक पिच की दूरी हमने 3.4 नैनोमीटर बताया है। अब यहाँ पर भी वही करना है, जैसे वहाँ पर 10 बताया गया था तो मल्टीप्लाई आपने 10 से किया था। अब यहाँ पर इतनी संख्या में बेस पेयर है तो आपको मल्टीप्लाई इनसे कर देना है, मतलब इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है इनसे। 6.6 × 10⁹ मल्टीप्लाई विद 0.34, इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है। अब इसको आसान तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है तो इसको क्या करेंगे, 66 × 10 रख देंगे, इंटू 10⁹ है ही, मतलब अगर इसका दशमलव हटाना है तो यहाँ पर क्या करेंगे 10⁻⁻1 कर देंगे, 10⁻⁻1। फिर यहाँ पर 2 अंक हैं तो 2 अंक में से दशमलव को हटाना है तो क्या करेंगे 34 लिखेंगे, गुणे 10⁻2 लिख देंगे। अब 66 और 34 का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, 4 छंग 24 के 4 हासिल 2, 4 छंग 24 तो 26, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, 18 1 19 और 1 कितना आया 8 6 14 4 हासिल 1, 9 2 11 12 और 1 1 2। ठीक है, 2244 आया। यहाँ पर आप ऐसे लिख सकते हैं 2244 गुणे 10⁻1 यहाँ पर है, 10⁻2 यहाँ पर है, कितना हो जाएगा 10⁻³ इंटू 10⁻9। अब 10⁻³ को हटाना है तो क्या करेंगे, 3 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, ये हट गया, ये हट गया। अब क्या बचा 2.244 इंटू 10⁻9 नैनोमीटर, ये पूरे DNA की लंबाई आ गई। और आपको यहाँ पर ऑप्शन में मीटर दिया गया है, नैनोमीटर नहीं दिया गया है। आपको पता है 1 मीटर बराबर कितने नैनोमीटर, 10⁻⁻9 नैनोमीटर। ठीक है, तो इसको अगर आपको मीटर में बदलना है तो क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 10⁻⁻9 से, 10⁻9 कट गया, कितना मीटर आ गया 2.244। अप्रॉक्सीमेटली पूछा भी गया है लगभग, यहाँ पर ऑप्शन क्या आएगा 2.2 मीटर।
ये इसका सॉल्यूशन था। ठीक है, कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा दिमाग लगाते, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई तो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको गलत कथन सेलेक्ट करना है। ये जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके अनुप्रयोग से। वीडियो में जाकर देख लेंगे तब भी वहां पर बताया गया है इसका कथन का। ये जो पेज नंबर 8 में, हमारे पीडीएफ के पेज नंबर 8 में इसका आंसर मिल जाएगा। यहां पर पहला ऑप्शन क्या लिखा गया है? कार्यात्मक इंसुलिन में ए एवं बी श्रृंखलाएं होती हैं। ये तो सही है, जो हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी होती हैं, ये गलत है। ये जो ए और बी हैं, ये इंसुलिन की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है भैया, वो हाइड्रोजन बंध से नहीं जुड़ती, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं। इंसुलिन में जो ए और बी जो श्रृंखलाएं होती हैं वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ी नहीं होती। हमें हमको गलत कथन ही सिलेक्ट करना था। यही ऑप्शन क्या है? सही है। दूसरे ऑप्शन को देखेंगे तो आनुवंशिक इंजीनियरिंग इंसुलिन ई कोलाई द्वारा बनाई जाती है। मैं पहले ही बताया हूँ, ई कोलाई से ही इंसुलिन का निर्माण होता है, सही है। मनुष्य में इंसुलिन प्राक इंसुलिन से संश्लेषित होता है, ये भी सही है। प्रो इंसुलिन से ही संश्लेषित होता है। और प्रो इंसुलिन में एक और एक्स्ट्रा श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड चेन पाया जाता है जो कि सी पॉलीपेप्टाइड चेन होता है, ये भी सही है। मतलब 3 ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन गलत है। यहाँ तक तो सही था कि कार्यात्मक इंसुलिन में ए और बी श्रृंखलाएं पाई जाती है, ठीक है, लेकिन डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा इस आंसर का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, वृद्धि की प्रक्रिया अधिकतम किस दौरान होती है? वृद्धि, ये क्वेश्चन पूछा गया है पादप वृद्धि एवं परिवर्धन, क्लास 11 कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 15 में, पेज नंबर 3 में इसका आंसर मिल जाएगा। जीर्णता यानी सेनेसेंस यानी पतझड़, इसमें तो होगा नहीं। सीड डॉर्मेंसी में भी नहीं होता, वृद्धि प्रक्रिया रुकी जाती है। लैग फेज में नहीं होगा, लॉग फेज इसका आंसर सही होता है। लॉग फेज में ही वृद्धि की प्रक्रिया सबसे अधिकतम होती है। क्वेश्चन नंबर 13, कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्र से बाहर निकल जाती हैं। इसका तो आंसर आप तुरंत दे सकते हैं 11th के स्टूडेंट्स, और 12th के अगर पढ़े हैं 11th वाला तो तुरंत बता देंगे। अभी कुछ ही दिन पहले बताया था आपको कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो विभाजन नहीं करती, वो जीवन से सीधे कहाँ चली जाती हैं? G0 में आ जाती हैं, शांत अवस्था में। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है वो 11th क्लास के चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 3 में इसका आंसर मिल जाएगा हमारे पीडीएफ के। इसमें आंसर दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि ऐसी कोशिकाएं जो विभाजित नहीं होती हैं वो कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था G0 कहा जाता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होता है? मतलब G1 के बाद होता है कि G2 के बाद होता है, S के बाद होता है कि M के बाद होता है? तो मैंने आपको सेल साइकिल बताया था, क्या होता है? G1 S G2 M और यहाँ पर G0। तो वे कोशिकाएं जो विभाजन नहीं करती वो G1 से सीधे कहाँ चली आती हैं? G0 में। S G2 M इनमें नहीं होता, यानी यहाँ पर ऑप्शन क्या सही होगा? G1 से कहाँ चली आती हैं? G0। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, वायराइडों के विषय में कौन सा कथन सही है? मैंने 3 चीज़ें बताई थी, वायरस, वायराइड और प्रियॉन। वायरस क्या होते हैं? ऐसे जीव जिनके अंदर न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए या आरएनए, और उसके चारों तरफ प्रोटीन का कवर पाया जाता है, तब वो वायरस। अगर प्रोटीन का कवर नहीं है और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लिक एसिड है, डीएनए या आरएनए, तब उसे हम कहेंगे वायराइड। लेकिन डीएनए नहीं होता, वायराइड में आरएनए ही पाया जाता है सिर्फ, ध्यान रखेंगे। ये डीएनए या आरएनए तो वायरस के लिए है, सिर्फ और सिर्फ आरएनए पाया जाता है वायराइड में, यानी उनमें प्रोटीन आवरण, इसका ऑप्शन सही होगा। अब चेक करते हैं, उनमें प्रोटीन आवरण के साथ डीएनए होता है, ये गलत है, ये तो वायरस का लक्षण है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र डीएनए होता है, डीएनए नहीं पाया जाता वायराइड में। उनमें आरएनए के साथ प्रोटीन आवरण होता है, ये भी गलत है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना, मतलब उसमें प्रोटीन आवरण नहीं पाया जाता, स्वतंत्र आरएनए होता है, ये ऑप्शन सही है, चौथा ऑप्शन। इसका आपको आंसर मिल जाएगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 34, जीवों के वर्गीकरण में पेज नंबर 34 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आइए अगले प्रश्न का आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। ये कई बार पूछा गया है, नीट का रिपीटेड क्वेश्चन है। ये आपको मिलेगा क्लास 12 के चैप्टर 8 पेज नंबर 4 में। इसका आंसर होगा जीवाणुज, स्पोरोजॉइड्स। जो जीवाणुज अवस्था होती है प्लाज्मोडियम की, जो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, प्लाज्मोडियम की जो जीवाणुज अवस्था होती है वही मानव शरीर के लिए संक्रामक अवस्था होती है। उसी से रोग के जो लक्षण हैं उत्पन्न होने लगते हैं, सिम्टम्स।
तो ये आपको PDF के पेज नंबर 4 में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तीनों कथन को पढ़ लेते हैं। एडेनिन 3 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। क्या ये सही है? आपको 12th में बताया गया है चैप्टर नंबर 6 में कि एडेनिन, अभी इससे पहले वाले में भी बताया था, एडेनिन थायमिन के साथ हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। फिर लिखा है दूसरा, एडेनिन थायमिन के साथ युग्म नहीं बनाता। ये भी गलत है क्योंकि बनाता है। एडेनिन 2 हाइड्रोजन बंधों के द्वारा थायमिन के साथ युग्म बनाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष यानी फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन इज एग्जाम्पल ऑफ, यानी पेंगुइन और डॉल्फिन के पक्ष किसके उदाहरण हैं? औद्योगिक मिलेनिज्म के? नहीं। प्राकृतिक वर्ण के, नेचुरल सिलेक्शन के? नहीं। अनुकूली विकिरण के? नहीं। अभिसारी विकास यानी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के उदाहरण होते हैं। आप इसको देख सकते हैं कक्षा 12 में अध्याय नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 6 में आपको जैव विकास के पेज नंबर 6 वाले PDF में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन, सन 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था? ये भी कई बार पूछा गया है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए हस्ताक्षरित किया गया है? तो इसका ऑप्शन है ओजोन की क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन कम करने के लिए, क्योंकि ओजोन एक ऐसा लेयर है जो हमें सनलाइट से आने वाली यूवी रेज से प्रोटेक्ट करता है। और ओजोन चूँकि बहुत सारे ऐसे मटेरियल बनाए जा रहे हैं आर्टिफिशियली जो इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं लगातार, तो अगर ये ओजोन लेयर नष्ट हो गया तो पृथ्वी की सतह का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगा। तो इसके नियंत्रण के लिए कि ऐसे कोई भी गैसेज उत्सर्जन ना हो जो ओजोन को क्षति पहुंचाते हो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कई देशों ने मिलकर किया था। ये आपको मिलेगा क्लास 12 के चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 14 में, पर्यावरण के मुद्दे वाले अध्याय में आपको ये पेज नंबर 14 में इसका आंसर मिल जाएगा, देख लीजिएगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 जो कि है द्वितीयक अंडक का अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण होता है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको मैंने बताया था ये चैप्टर नंबर 3 क्लास 12 में, वहाँ पर मैंने बताया था कि जो सेकेंडरी oocyte होता है, द्वितीयक अंडक होता है, उसका जो अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड होता है वो कब पूर्ण होता है? जब उसके अंदर जैसे ही नर युग्मक प्रवेश करता है, जैसे ये अंडक है और इसमें जैसे ही नर युग्मक प्रवेश करने वाला होता है तो इसका जो है अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड कंप्लीट हो जाता है, यानी हम कह सकते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन इसका पूर्ण हो जाता है। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे तो पहला ऑप्शन है युग्मनज बनने के बाद। नहीं, युग्मनज बनने के बाद थोड़े ना अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट होता है। दूसरा ऑप्शन है शुक्राणु एवं अंडाणु के संलयन के समय। यही ऑप्शन आपका सही होगा। जब शुक्राणु अंडाणु के से संलयित होने वाला होता है उसी दौरान अंडाणु का द्वितीयक अर्धसूत्री विभाजन पूर्ण हो जाता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन 2। यह आपको हमारे PDF के पेज नंबर 12 में मिल जाएगा, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन, एक पारितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकता, जिसे हम क्या कहते हैं GPP ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और नेट प्राथमिक उत्पादकता यानी NPP नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने आपको बताया था GPP इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। ये आपको बताया गया था क्लास 12 में चैप्टर नंबर 14 पारितंत्र वाले उसमें बताया गया था चैप्टर में। पेज नंबर 7 के हमारे PDF के पेज नंबर 7 में मिल जाएगा इसका आंसर। वहाँ पर मैंने बताया था NPP इज इक्वल टू GPP माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। सकल प्राथमिक उत्पादकता क्या होती है? जो पौधे पूर्ण रूप से प्रकाश संश्लेषण में जो भोजन का निर्माण करते हैं उसे हम कहते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। लेकिन वो खुद भी तो खर्च कर देते हैं, कुछ ऊर्जा जो भी होती है वो कुछ खर्च कर देते हैं रेस्पिरेशन में। तो जो बाकी जिनसे इनकी वृद्धि होती है उसे हम NPP कहते हैं, नेट प्राथमिक उत्पादकता NPP उसे हम कहते हैं। यानी जो बनाते हैं उसमें से थोड़ा खर्च हो जाता है, जो बचता है उसी को कहते हैं NPP। तो ऑफ कोर्स GPP ज़्यादा होगा, क्योंकि GPP में से रेस्पिरेटरी लॉस जब कम हो जाता है तब बचा हुआ जो भाग है ऊर्जा का वो या उत्पादकता का उसे हम NPP कहते हैं। इसमें ऑप्शन 4 दिए गए हैं।
पहला है सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता एक ही और अभिन्न है, लेकिन गलत है, एक ही नहीं है, ये अलग है, जीपीपी और एनपीपी अलग है। दूसरा, सकल प्राथमिक उत्पादकता और नेट प्राथमिक उत्पादकता के बीच कोई संबंध नहीं है। कैसे नहीं है, देखिए संबंध तो है ही, एनपीपी बराबर जीपीपी माइनस रेस्पिरेटरी लॉस। तीसरा, सकल प्राथमिक उत्पादकता और सदैव सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपीपी सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होता है। तो जीपीपी एनपीपी से कम होता है? नहीं, एनपीपी कम होता है जीपीपी से, जीपीपी अधिक होगा। भैया यहाँ पर 10 होगा तो इसमें से 2 मान लो रेस्पिरेटरी लॉस हो गया तो बचा क्या 8, यानी जीपीपी ज़्यादा होता है किससे? एनपीपी से। चौथा ऑप्शन देखिए, सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जीपीपी सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होता है, सही है ऑप्शन नंबर 4। तो ये कहाँ से पूछा गया था? कक्षा 12 में अध्याय 14 पारितंत्र में पेज नंबर 7 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। जीन कैपिटल आई जो ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण करता है मनुष्य में ABO रक्त वर्ग का नियंत्रण कौन करता है? जीन आई। उसके संबंध में गलत कथन चुनना है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें आपको गलत कथन चुनना है। ये आपको पूछा गया है कक्षा 12 में अध्याय 5 के पेज नंबर 18 पर इसका आंसर मिल जाएगा PDF के। पहला ऑप्शन दिया गया है जब IA एवं IB दोनों इकट्ठे होते हैं तो ये एक प्रकार की शर्करा अभिव्यक्त करते हैं। गलत है पूर्ण रूप से, क्योंकि IA अपना अलग शर्करा बनाता है, IB अपना अलग शर्करा बनाता है, एक ही प्रकार का शर्करा नहीं बनाते दोनों। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, हमें गलत ही चुनना था, ये आपका ऑप्शन टिक लगाएंगे। यहाँ पर दूसरा देखिए I है, स्मॉल I एलील कोई भी शर्करा उत्पन्न नहीं करती, एकदम सही बात है। जीन कैपिटल I के 3 एलील होते हैं, सही है, जीन I के 3 एलील होते हैं, IA IB और स्मॉल I। चौथा, एक व्यक्ति में 3 में से केवल 2 एलील होंगे, सही है, क्योंकि व्यक्ति यानी मनुष्य चूंकि डिप्लॉयड होते हैं इसलिए उनमें 2 ही एलील पाए जाते हैं। ये मल्टीपल एलीलिज्म का भी एग्जाम्पल होता है। तो ये तीनों के तीनों सही है, गलत कौन सा है? ये। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां। बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है? बीजांड का पिंड बीजांड वृंत से कहाँ पर संलयित होता है? तो ये बार बार हमने बताया था कक्षा 12 में चैप्टर नंबर 2 में बताया था, हाइलम से जुड़ा होता है यानी नाभिका से जुड़ा होता है। आपको पेज नंबर 8 में इसका आंसर मिल जाएगा हमारे PDF के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्विपार्श्व सममित एवं आगुहीय जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है? यहाँ पर आपको सिर्फ यही ध्यान देना है, आगुहीय प्राणी कौन होते हैं? आगुहीय प्राणी मैंने आपको बताया था 11 संघ, उसमें से प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? आगुहीय होते हैं। ये आपको पूछा गया कक्षा 11 चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 8 में। मैंने आपको 11 संघ के बारे में बताया था, पोरीफेरा, दूसरा नाइडेरिया या सीलेंट्रेटा, तीसरा टीनोफोरा, फिर प्लेटीहेल्मिन्थेस, फिर एस्केल्मिन्थेस, फिर एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। उसमें से प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं? आगुहीय प्राणी होते हैं। इसके बाद आता है एस्केल्मिन्थेस, वो कूटगुहीय प्राणी होते हैं। और इसके बाद जितने भी प्राणी आते हैं सबके सब प्रगुहीय प्राणी होते हैं। अभी मैंने बताया था आपको 11th क्लास के चैप्टर नंबर 4 में हमारे PDF के पेज नंबर 8 पे इसका आंसर साफ साफ दिया गया। फ्लो चार्ट में ही आपको बताया था, मैंने बताया था कि फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप एकदम रट डालेंगे। हर साल 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर नीट में पूछे जाते हैं। तो ये हो गया 23 क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। विश्व में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम जाति विविधता दर्शाता है? मैं बार बार बोला था, रटवा दिया था कि सबसे ज़्यादा जीवों की जातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? अमेज़न के जंगल में, ठीक है, अमेज़न के जंगल में। तो ऑप्शन आपका ये सही होना चाहिए। ये पूछा गया था क्लास 12 के चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 5 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन 25, यौन संचारित रोगों के सही विकल्प का चयन करिए। यौन संचारित रोग हमें ढूंढना है 4 विकल्पों में से, सारे के सारे कौन से होने चाहिए? यौन संचारित रोग होने चाहिए। पहला ऑप्शन है एड्स, तो एड्स यौन संचारित रोग है, सही है। मलेरिया यौन संचारित रोग नहीं होता। फाइलेरिया ये भी यौन संचारित रोग नहीं होता। यहाँ पर दूसरा कैंसर भी यौन संचारित रोग नहीं है। एड्स यौन संचारित रोग होता है। सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है, सही है। तो ये भी ऑप्शन नहीं सही है क्योंकि इसमें कैंसर दिया है, तो कैंसर यौन संचारित रोग नहीं होता, मतलब ये ऑप्शन गलत है। ये भी गलत है क्योंकि मलेरिया और फाइलेरिया यौन संचारित रोग नहीं होते हैं। तीसरा ऑप्शन देखिए तो सुजाक यौन संचारित रोग होता है, सिफिलिस यौन संचारित रोग होता है, जननिक परिसर्प यानी जेनाइटल हर्पीज यह भी यौन संचारित रोग होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा। ये पूछा गया आपका क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 9 में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतायत से पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो है कोलेजन।
ठीक है, ये पूछा गया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 9 पेज नंबर 4 पे इसका आंसर मिल जाएगा। 27 जल इलेक्ट्रोफोरेसिस में पृथक हुए डीएनए खंडों को किसकी सहायता से देखा जाता है? तो मैंने बताया था यूवी रेज के प्रेजेंस में इथिडियम ब्रोमाइड मिक्स करके हम इसे देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ये पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 से, हमारे पीडीएफ के पेज नंबर 8 में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंडल ने स्वतंत्र रूप से प्रजनन वाली मटर के पौधों की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विषयकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी? मैंने आपको बताया था मेंडल ने 7 जोड़ी लक्षणों को लेकर क्रॉस कराया था। तो आप सोचिए कि 7 जोड़ी लक्षण लिया था, मतलब एक लंबा था तो दूसरा बौना था, इसी तरीके से और भी जो कैरेक्टर्स थे, इस तरह से कुल 7 पेयर लिए थे। तो 7 पेयर लिए थे तो उसमें लंबा पौधा अलग होगा, बौना पौधा अलग होगा ना। तो एक पेयर में 2 पौधे आ रहे हैं, तो 7 पेयर में कुल कितने पौधे आएंगे? 14। यहाँ पर पूछा गया है कि पौधों की कितनी किस्मों को लिया गया था, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 14। ये आपका क्लास 12 में चैप्टर नंबर 5 वंशांगित एवं विविधता में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन ग्राफी पुटक ग्राफियन फॉलिकल के बारे में बताए थे कि इससे जब अंडाणु का मोचन होता है, अंडोत्सर्ग होता है ग्राफियन फॉलिकल से, तो इसमें बहुत सारे, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको बहुत बताया गया कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हार्मोन का लेवल अप होता है, डाउन होता है। तो किस हार्मोन के लेवल में चेंजेस के कारण अंडोत्सर्ग होता है, यानी ग्राफियन फॉलिकल फट जाता है जिससे अंडाणु निकलता है, ओवम रिलीज होता है? तो वो है एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता। जब एस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता होती है तब अंडोत्सर्ग होता है। ये पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 11 में इसका आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30, जो कि है संघ कॉर्डेटा के लिए कौन सा कथन सही है? संघ कॉर्डेटा के लिए कौन सा कथन सही का है? 4 कथन दिए गए हैं और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से कथन सही है। पहला ऑप्शन दिया गया यूरोकॉर्डेटा में पृष्ठ रज्जु सिर से पूंछ तक फैली होती है। नहीं, अभी मैंने आपको बताया था कि कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में तो बांटा गया है, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा। लेकिन यूरोकॉर्डेटा में जो पृष्ठ रज्जु होता है वो लार्वा के पूंछ में पाया जाता है। ये जो कैरेक्टरिस्टिक लिखा है वो सेफेलोकॉर्डेटा का है, यूरोकॉर्डेटा का नहीं, यानी ये गलत है। दूसरा लाइन पढ़िए, वर्टिब्रेटा में पृष्ठ रज्जु केवल भ्रूणीय काल में उपस्थित होता है, एकदम सही है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला होता है, एकदम सही है। मैंने आपको बताया था सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आप देखेंगे तो ये पृष्ठीय और खोखला, हॉलो और डॉर्सल होता है। चौथा देखेंगे, कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है, हेमिकॉर्डेटा, ट्यूनिकेटा एवं सेफेलोकॉर्डेटा। पूरी तरीके से गलत है। कॉर्डेटा को 3 उपसंघों में तो विभाजित किया गया है, लेकिन हेमिकॉर्डेटा नहीं, हेमिकॉर्डेटा तो खुद एक संघ है। 3 उपसंघ कौन कौन से थे? यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा और वर्टिब्रेटा, यानी ये भी गलत है। तो इसमें देखिए ए एवं बी, नहीं ये गलत है आंसर। बी एंड सी, ये ऑप्शन आपका सही है। ये पूछा गया है 11th क्लास में चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 16 के पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 31 क्वेश्चन देखते हैं, फलीदार फलों वाले पादपों की जड़ ग्रंथिकाओं, रूट नोड्यूल्स, आपको याद होगा रूट नोड्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर कुछ बैक्टीरियाज पाए जाते हैं, साइनोबैक्टीरिया, जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। तो इनके रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजिनेज द्वारा उत्प्रेरित अपक्रिया का के उत्पाद कौन सा से हैं? मतलब इनके रूट नोड्यूल्स में जो नाइट्रोजनेज एंजाइम पाया जाता है उससे कौन सा उत्पाद बनता है? तो ये नाइट्रोजनेज जो एंजाइम होता है वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है अमोनिया में और ऑक्सीजन में नहीं, गलत है, अमोनिया और हाइड्रोजन में। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है यहाँ पर। ये पूछा गया है पौधों में पोषक तत्व, कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 12 जो कि है पौधों में पोषक तत्व से पूछा गया है। यह हमारे पीडीएफ के पेज नंबर 7 में इसका आंसर मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, EcoR1 द्वारा पहचाने जाने वाले पैलिंड्रोमिक क्रम कौन से हैं? तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है। इसमें पूछा गया है कि ये कौन से पैलिंड्रोमिक क्रम पर डीएनए को काटता है। तो मैं इसका एग्जाम्पल बार बार बताया हूँ, EcoR1 GAATTC पर काटता है। ऑप्शन नंबर 3 GAATTC पर काटता है, यहीं से काटता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डीएनए को। ठीक, तो ये पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 11 जो कि है जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, पेज नंबर 5 में आपको पीडीएफ के पेज नंबर 5 में इसका आंसर मिल जाएगा। वहाँ पर फिगर में बकायदा बताया गया है।
क्वेश्चन नंबर 33, बीटी कपास की किस्म जो बैसिलस थुरिनजेनेसिस के विस जीन को समाविष्ट करके बनाई गई है प्रतिरोधी है। बीटी कपास के बारे में आपको खुद बताया गया था क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 में ही, जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग। बैसिलस थुरिनजेनेसिस से एक जीन निकाला जाता है जिसे हम क्राइजीन कहते हैं, जिनसे क्राई प्रोटीन बनता है और वो एक टॉक्सिन का कार्य करता है। किसके लिए? कीट पीड़कों के लिए, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है बीटी कपास का पौधा। ये पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 पेज नंबर 4 में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, सही कथन का चयन करना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखना है कौन सा सही है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन अग्न्याशयी कोशिकाओं में एडिपोसाइट पर कार्य करता है, तो नहीं, गलत है। इंसुलिन तो खुद ही अग्न्याशयी कोशिकाओं से स्रावित होता है। दूसरा, इंसुलिन हाइपरग्लाइसीमिया से संबंधित है, नहीं। तीसरा, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस को प्रेरित करता है, यह आपका एकदम सही है। ये पूछा गया है 11th के कक्षा 11 में चैप्टर नंबर 22 यानी रासायनिक समन्वय एवं नियंत्रण वाले अध्याय से पूछा गया है। पेज नंबर 10 पीडीएफ के पेज नंबर 10 में इसका आंसर आप देख सकते हैं, वहाँ पर साफ साफ लिखा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 जो कि है निम्नलिखित में से सही युग्म को चुनिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही पेयर चुनना है कि कौन सा पेयर सही है। यहाँ पर लिखा है पहला ऑप्शन न्यूक्लिएज डीएनए के 2 रज्जुकों को पृथक करता है, गलत। न्यूक्लियस डीएनए के 2 रज्जुकों को नहीं पृथक करता। डीएनए है वो हेलिकेज होता है जो उनके दोनों रज्जुकों को पृथक करता है, यह ऑप्शन गलत है। दूसरा, एक्सोन्यूक्लियस डीएनए में विशिष्ट स्थानों पर काटता है, नहीं। एक्सोन्यूक्लियस तो डीएनए के एंड को काटता है, जो डीएनए के विशिष्ट स्थानों पर काट लगाता है वो है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, यानी ऑप्शन भी गलत है। तीसरा, लाइगेज 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है, एकदम सही। डीएनए लाइगेज डीएनए के खंडों को जोड़ता है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही होगा? तीसरा, लाइगेज जो 2 डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। ये पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 14 में, इसका आंसर मिल जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 36, रात्रि में या पूर्व प्रातःकाल में घास की पत्तियों के शीर्ष से जल के द्रव अवस्था में निकलने को सुगम बनाने में कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? तो इसमें मूलीय दाब यानी रूट प्रेशर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। रूट प्रेशर की वजह से ऐसा होता है कि कुछ पौधों में, घास में रात्रि या पूर्व प्रातःकाल में उनकी पत्तियों के शीर्ष से जल निकलता है द्रव की अवस्था में। ये पूछा गया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 11 जो कि है पौधों में परिवहन, उसके पेज नंबर 19 में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक बीज प्रसुप्ति नियंत्रित करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है? निरोधक पदार्थ नहीं है पूछा गया है, ये है जिब्रेलिक एसिड। ये पूछा गया क्लास 11th के चैप्टर नंबर 15 पेज नंबर 8 में इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। पहला दिया है, एक कॉलम इधर, दूसरा कॉलम इधर, और यहाँ पर उसके आंसर्स दिए गए हैं। पूछा गया है यूथ बहुहारी पीड़क, ये किससे संबंधित है इन चारों में से? तो यूथ बहुहारी पीड़क यानी इसका जो इंग्लिश मतलब होता है वो है ग्रीगेरियस पॉलीफेरस पेस्ट। तो ग्रीगेरियस पेस्ट का जो एग्जाम्पल है वो सीधे आप लगाएंगे लोकस्टा, ये ग्रीगेरियस पेस्ट होता है। फिर आप इसमें देखेंगे वयस्कों में अरीय सममिति एवं लार्वा में द्विपार्श्व सममिति, ये किसका उदाहरण है? तो ये है एस्टेरियस। जीव समदीप्ति यानी बायोल्यूमिनेसेंस, मतलब जिनमें प्रकाश का उत्सर्जन होता है, उन जीवों का उदाहरण टीनोप्लाना मैंने आपको बताया है। ये पूछा गया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 8 पे इसका आंसर मिल जाएगा। बुक गिल्स पे किस में पाया जाता है? बिच्छू में। आप मिला लीजिए, ए का 4 कहाँ पर है? ये आपको देखने, बाकी आंसर देखने की जरूरत ही नहीं था। चौथे में ए का 4 है, अगर आपको एक ही आंसर पता है तो आप सीधे लगा सकते हैं चौथा। क्वेश्चन नंबर 39, सुकेंद्रिकी कोशिकाओं में ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड के निर्माण का मुख्य स्थल कौन सा है? तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड का निर्माण कहाँ पर होता है? गाल्जी काय में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। ये पूछा गया था 11th क्लास के चैप्टर नंबर 8 यानी कोशिका से। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 40, अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में को सुमिलित कीजिए। अर्धसूत्री विभाजन यानी यहाँ पर मियोसिस डिवीजन के बारे में पूछा गया है। 4 ऑप्शन इधर दिए गए हैं, 4 इधर, इनको मैच कराना है और इन ऑप्शंस में से सेलेक्ट करना है कि कौन सा सही है। तो यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन की कुछ अवस्थाएं दी गई हैं, उस अवस्था में क्या होता है ये दिया गया है। तो इसमें आप अगर देखें युग्मपट अवस्था यानी जाइगोटीन,
पूछा जा रहा है कि जाइगोटीन अवस्था में क्या होता है, उपांती भवन होता है कि काइस्मेटा का फॉर्मेशन होता है कि जीन विनिमय होता है या सूत्र युग्मन होता है। तो जाइगोटीन अवस्था में मैंने आपको बताया है सूत्र युग्मन होता है, ठीक है, पेयरिंग होती है, जो गुणसूत्र होते हैं आपस में पेयर बनाते हैं। फिर आता है दूसरा स्थूल पट्ट अवस्था यानी पैकेटीन। पैकेटीन अवस्था की मुख्य बात क्या है, तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है, ये बार बार पूछा जाता है। सी है द्विपट्ट अवस्था यानी डिप्लोटीन। डिप्लोटीन अवस्था में क्या होता है, तो इसमें क्याज्मेटा का फॉर्मेशन होता है और जो पागति क्रम है डाइकाइनेसिस, इसमें उपांति भवन होता है, यानी ए का होगा 4। तो आप इसमें देखेंगे तो ए का 4, बाकी में तो है ही नहीं, तो आपको सीधे यही 4th वाला आंसर लगा देना है। ये पूछा गया है क्लास 11th चैप्टर 10 कोशिका विभाजन, पेज नंबर 7 में, हमारे PDF के पेज नंबर 7 में इसका आंसर मिल जाएगा। 41 क्वेश्चन है, आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं। आहार नाल की गोबलेट कोशिकाएं किससे रूपांतरित होती हैं, तो इसका ऑप्शन है स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं से। ये पूछा गया है क्लास 11th के चैप्टर 7 जंतु ऊतक से, चैप्टर 7 जो कि है जंतु ऊतक, इसके पेज नंबर 3 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस ए मिलर ने अपने प्रयोग में एक बंद फ्लास्क में किसके मिश्रण कर अमीनो अम्ल उत्पन्न किए थे। तो एस ए मिलर ने प्रयोग द्वारा सिद्ध किया था कि कैसे अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ होगा। पास्ट में जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था उसमें कैसे अमीनो अम्ल का निर्माण हुआ था, तो इसमें 600 डिग्री सेल्सियस पर CH4H2NH3 और जलवाष्प, ये तो सही है, CH4H2NH3 और जलवाष्प लिया था, 4 गैसें ली थी, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया और जलवाष्प, लेकिन इतनी डिग्री पर नहीं, 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया था। अब यहाँ पर देखिए 800 डिग्री सेल्सियस पर CH4H2NH3 और जलवाष्प, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12th के चैप्टर 7 जैव विकास, पेज नंबर 3 में इसका आंसर को मिल जाएगा। अब आता है 43वां क्वेश्चन, निम्न स्तंभों को मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। कॉलम मैचिंग है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए, यहाँ पर आपको इनमें मैच कराना है कि कौन सा किस पे सही है। क्लॉस्ट्रिडियम ब्यूटाइलिकम, इससे बनता है ब्यूटाइरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बी ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बनाया जाता है साइक्लोस्पोरिन ए। फिर आता है सी मोनास्कस परप्यूरियस, जो कि एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल कम करने वाला कारक। एस्परजिलस नाइगर से सिट्रिक एसिड प्राप्त किया जाता है। अब यहाँ पर ए का सेकंड देखिए, ए के सेकंड आपका लास्ट में, यानी सीधे आपको चौथे पे लगा देना है। ये पूछा गया क्लास 12th के चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 4 और 5 दोनों में इसका आंसर मिल जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 वो है ट्रांसलेशन यानी अनुवाद की प्रथम अवस्था कौन सी होती है। ट्रांसलेशन यानी RNA से प्रोटीन का निर्माण, उस प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो इसमें सबसे प्रथम अवस्था कौन सी होती है, तो वो है tRNA का एमिनो एसिलेशन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ये पूछा गया है क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 वंशांगति का आणविक आधार से। 45वां क्वेश्चन है, प्रकाश शोषण में रुबिस्को एंजाइम की ऑक्सीजनीकरण क्रिया से किसका निर्माण होता है। तो इसका आंसर सही है, रुबिस्को एंजाइम से जिसका निर्माण होता है वो 3 कार्बन वाला 3PGA फास्फोग्लाइसरिक एसिड का निर्माण होता है, जिसका एक अणु बनता है। ये पूछा गया क्लास 11th के चैप्टर 13 पेज नंबर 14 पे इसका आंसर आपको मिल जाएगा। 46 क्वेश्चन है, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसल पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसल की पैदावार बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन सही होगा जिब्रेलिन। आप इसे देख सकते हैं चैप्टर 15 क्लास 11th पेज नंबर 8 में इसका आंसर दिया गया है। उसके बाद आता है 47वां क्वेश्चन, निम्न रोगों को उनके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलान कर सही विकल्प का चयन करिए। 2 कॉलम दिया गया है, एक कॉलम में रोग उत्पन्न करने वाला यानी पैथोजन है, रोग है, दूसरा ये पैथोजन है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है, साल्मोनेला टाइफी। निमोनिया किसके द्वारा होता है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फाइलेरियोसिस किसके द्वारा होता है, वुखेरेरिया या वुचेरेरिया। मलेरिया किसके द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम। यानी ए का कौन सा ऑप्शन सही है, चौथा, ए का चौथा यही ऑप्शन है। ही चारों में ए का 4 यही है, मतलब यही पूरा सही है आपका। बी का फर्स्ट कुछ गड़बड़ है, 1 सेकेंड। टाइफाइड टाइफाइड का तो तीसरा है ना साल्मोनेला, तो
तीसरा ऑप्शन, ये चौथा सही है। ठीक है, टाइफाइड तीसरा, ए का, बी का फोर्थ सही है, सी का फर्स्ट सही है और डी का सेकंड। ठीक, सही है, यानी ऑप्शन 4 सही होगा, सेकंड नहीं। ये पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 8, इसका आंसर आपको पेज नंबर 3, 5, 6, 7 में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में क्षारीय अमीनो अम्लों को पहचानिए। तो क्षारीय अमीनो अम्ल का एग्जाम्पल होता है लाइसिन। लाइसिन एक क्षारीय अमीनो अम्ल है, ये आपको क्लास 11 के चैप्टर नंबर 9 में मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। हमें यहाँ पर एक कोशिकीय शैवाल का देखना है कि कौन सा ऑप्शन में, दो ऑप्शन दिए गए हैं, एग्जाम्पल्स दो दिए गए हैं, उनमें दोनों देखना है कि दोनों एक कोशिकीय होने चाहिए। तो पहला एनाबिना और वॉलवॉक्स, ये सब कॉलोनी में बना के रहते हैं। क्लोरेला व स्पाइरुलिना, ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय शैवाल होते हैं, मैंने आपको बताया है। 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 पेज नंबर 3 PDF में मिल जाएगा। स्पाइरुलिना के बारे में भी बताया था कि स्पाइरुलिना एक कोशिकीय शैवाल होता है जिसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है, 70% प्रोटीन पाया जाता है। और क्लोरेला भी एक कोशिकीय शैवाल होता है जिसमें प्रोटीन की मात्रा 40% होती है। दोनों से हमेशा नीट में एक क्वेश्चन जरूर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानिए। मतलब इम्यूनिटी के संदर्भ में हमें गलत कथन पहचानना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है। नहीं, सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी नहीं होती, जल्दी होती तो है लेकिन पूर्ण प्रतिक्रिया नहीं देती। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही क्या है, गलत कथन है। बाकी सारे के सारे सही हैं। भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षा प्राप्त करता है, सही है। IgA प्राप्त करता है। यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसे कहते हैं? जब बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से दी जाती है तब निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाती है। जब हमारा शरीर खुद ब खुद एंटीबॉडी बनाता है तो उसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। सॉरी, यहाँ पर मैंने उल्टा बोल दिया। सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है, यहाँ पर ये उल्टा है। पूर्ण प्रतिक्रिया देती है तो सही है, लेकिन जल्दी नहीं होती, समय लेता है। ठीक है। तीसरा है, जब परपोषी का शरीर जीवित या मृत प्रतिजन के संपर्क में आता है और उसके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, इसे हम सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। बिल्कुल सही है। जब बने बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं तो इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तीनों के तीनों ऑप्शन सही है, गलत कथन पहला वाला है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर 8 पेज नंबर 9 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करना है। 2 स्तंभ दिए गए हैं और इनमें एक दूसरे को मिलान करना है। पहला यहाँ पर देखिए, प्लावी पसलियाँ, फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग रिब्स ऐसे पसलियाँ होती हैं हमारे बीच में, रिब्स के मतलब छाती के जो बोन्स हैं उन्हें हम पसलियाँ कहते हैं, रिब्स कहते हैं। जो हमारे फेफड़े को चारों तरफ से घेरे होती हैं उन हड्डियों को हम पसलियाँ कहते हैं, रिब्स कहते हैं। तो उनमें प्लावी पसलियाँ आखिरी 2 होती हैं। यहाँ पर बीच में एक हड्डी होती है जिसे हम कहते हैं स्टर्नम। लास्ट की 2 पसलियाँ इस स्टर्नम से नहीं जुड़ती हैं। यहाँ पर वही लिखा है, उरोस्थी से नहीं जुड़ती। उरोस्थी मतलब स्टर्नम। सही है, प्लावी पसलियाँ किससे नहीं जुड़ती? स्टर्नम से नहीं जुड़ती। यानी पहले का ऑप्शन क्या है? 4th। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो अब बाकी को देखने की ज़रूरत ही नहीं थी। यहाँ पर ए का 4th सिर्फ सेकंड में है, आप बिना कुछ सोचे सेकंड को लगा दीजिए, सही है। बाकी सारे के सारे सही हैं। बी का ऑप्शन एक्रोमियन, इसको ये सब देखिए थोड़ा हार्ड है, ये सब शायद आप ध्यान नहीं देंगे। तो इसीलिए जो आंसर दिया गया है वो इसके बेसिस पर दिया गया है कि अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप इसको कर सकते हैं, इनको देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11 के चैप्टर 20 पेज नंबर 10 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन वाहित मल उपचार के लिए अवायवीय आपंक संपचित्र में डाला जाता है? ठीक है, एन एरोबिक स्लज डाइजेस्टर में कौन सा डाला जाता है? प्राथमिक उपचार के बहिस्राव डाला जाता है कि सक्रियत आपंक, कि प्राथमिक आपंक, कि तैरते हुए कूड़े करकट? तो याद रखेंगे एक्टिवेटेड स्लज यानी सक्रियत आपंक को डाला जाता है एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में। ये पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर 10 पेज नंबर 6 में, इसका आंसर आपको मिल जाएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 53। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। 2 स्तंभ दिए गए हैं, इनका मिलान करना है कि कौन सा कॉलम सही बैठ रहा। पहला दिया गया क्लोम छिद्रों के 6 से 15 युग्म। अभी आप इस वीडियो से पहले वाला वीडियो जो अभी पढ़ा है कक्षा 11 में अध्याय 4 भाग 13, उसको उठा के देखिएगा। साफ साफ बताए हैं
कि साइक्लोस्टोमेटा के प्राणी में क्रोम छिद्र की संख्या 6 से 15 जोड़ी होती हैं। उसमें 2 एग्जाम्पल्स आपको बताए थे, हैगफिश और लैम्प्रे। हैगफिश में 12 जोड़ी, लैम्प्रे में 7 जोड़ी पाए जाते हैं गिलिस्लिड्स। हेट्रोसल्कर पुच्छपख किस में पाया जाता है? तो अभी इसको छोड़ सकते हैं। वायुकोश एयर ब्लैडर को भी छोड़ सकते हैं अगर आपने नहीं पढ़ा है। विषदंश बहुत बार बार पूछा गया है, विषदंश किस में पाया जाता है? ट्राइगोन में। अगर 2 का आंसर आपको आ गया तो बाकी 2 को, बचे हुए 2 को देखने की जरूरत ही नहीं है। इसी हिसाब से ये आंसर्स बनाए जाते हैं कि आपको अगर 4 में से 2 ही आ रहा है तब भी आप आंसर कर सकते हैं। जैसे देखिए, ए का सेकंड ढूंढिए, ए का सेकंड किस में है? थर्ड वाले में। आपको और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं है। देखिए, ए का सेकंड, बी का थर्ड अपने आप आ गया, सी का फोर्थ अपने आप आ गया, डी से आप श्योर हो जाइए, डी का फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से भी आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन ये तरीका एकदम सही नहीं होता है। लेकिन अगर आपको चारों का नहीं आ रहा है तो आप कर सकते हैं। वैसे पहला आंसर जब आ जाता है, एकदम श्योर है आप पहले में, तो आप बाकी तीनों को छोड़ सकते हैं और इसको आंसर लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। मानक ईसीजी का क्यूआरएस सम्मिश्र दर्शाता है। क्यूआरएस मैंने आपको बताया था, ईसीजी उसमें पीडीएफ में दिया गया है, अभी आपको पढ़ाया नहीं गया ये टॉपिक। तो क्यूआरएस जो सम्मिश्र होता है वो दर्शाता है नीलियों का विध्रुवण, ठीक है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। ये आपका आया है चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर 18 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न स्तंभों का मिलान करें। अब इसमें देखिए 2 स्तंभ दिए गए, इसको मिलान करना है। अपरा से रिलीज होता है मानव जरायु गोनाडोट्रोपिन, यानी ए का कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड। फिर बी का देखिए जोना पेलुसिडा, ये अंडाणु की एक परत होती है, अंडाणु में 2 परत पाई जाती है, जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा। तो जोना पेलुसिडा अंडाणु की परत है, यानी बी का ऑप्शन कौन सा सही होगा? थर्ड। उसके बाद आप सी की देखेंगे, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथियां, ये नर में पाई जाती हैं और इनसे एक तरल का स्राव होता है जो शिश्न स्नेहन में काम आता है, ये हो गया। इसके बाद डी, लीडिक कोशिकाओं से स्रावित होता है एंड्रोजन, यानी डी का फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, इसमें भी मिलान करना है। बीटी कपास, जैसे बीटी शब्द आया तुरंत आपको याद होना चाहिए बैसिलस थुरिनजेनेसिस। बैसिलस थुरिनजेनेसिस के कारण इसे बीटी कहते हैं। बी से बैसिलस, टी से थुरिनजेनेसिस, यानी ए का ऑप्शन कौन सा होगा? फोर्थ। उसके बाद आप देखिए बी, एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी, ये एक रोग है एडिनोसिन डीएमिनेज, इसकी कमी को सही किया गया चीन चिकित्सा के द्वारा सबसे पहले। तो यहाँ पर लिख सकते हैं बी का फर्स्ट। सी का देखिए आरएनएआई, जो कि एक कोशिका सुरक्षा का कार्य करती है, यहाँ पर सी का सेकंड होगा और डी का थर्ड। पीसीआर का यूज होता है एचआईवी संक्रमण के पता लगाने में, और भी यूज होता है पीसीआर का डीएनए की संख्या बढ़ाने में, यहाँ पर एचआईवी संक्रमण का पता लगाने में भी किया जाता है। ये हो गया 56 क्वेश्चंस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित धातु आयन अनेक एंजाइमों को सक्रिय करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी के उत्पादन में और सोडियम के साथ सिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। यानी 3 कार्यों को करता है। एक ऐसे धातु आयन को सेलेक्ट करना है जो तीनों कार्यों को करता है। अनेक एंजाइम को सक्रिय करता है, मतलब एक्टिवेट करता है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी भी उत्पादन करता है और सोडियम के साथ सिरा संकेतों के संचरण नर्व इम्पल्स में भी सहायता करता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा पोटेशियम। ठीक है, ये आपको बताया गया है पीडीएफ में क्लास 11 के चैप्टर 21 में पेज नंबर 5 में इसका आंसर मिल जाएगा। तो पोटेशियम इसका आंसर सही है। नेक्स्ट है, निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है? तो इसका ऑप्शन पहला ही सही है, कीटोन्यूरिया और ग्लाइकोस्यूरिया, ये डायबिटीज मेलिटस को इंडिकेट करता है। इसका आंसर आपको मिलेगा 11th क्लास के चैप्टर 19 में पेज नंबर 11 में मिल जाएगा। अनिवार्य तत्वों एवं पौधों में उनके कार्यों के विषय में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अनिवार्य तत्वों का कार्य क्या है पौधों में, बस उसी को सुमेलित करना है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11 चैप्टर 12 पेज नंबर 3 में इसका आंसर मिल जाएगा। तो ए, लौ जो वर्क करता है वो क्लोरोफिल के जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक है। अगर आपको एक पहले का ही आंसर अगर याद था तो ऑप्शन इसी तरीके से दिया गया था कि उसमें ए का ऑप्शन 3, सिर्फ एक ही ऑप्शन था। ठीक, तो वहाँ पर आप लगा सकते थे और किसी को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ठीक, तो ए का 3 है, बी का 4 और सी का 2 और डी का 1। ठीक है, ये लग रहा है बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन टफ नहीं है बाबू, ये बहुत कंपलसरी है। लौ जो क्लोरोफिल के लिए जैव संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है वो आपको इस चैप्टर में भी पढ़ाया जाता है, प्रकाश संश्लेषण में भी बताया जाता है। इसीलिए आपको बस यही ध्यान होता तो आंसर का जो ऑप्शन रखा गया था
वो इसी हिसाब से रखा गया था कि आपको इसका आंसर पता चल गया तो बाकी को देखने की जरूरत नहीं है। मतलब चारों ऑप्शन में एक ऑप्शन 3 सिर्फ एक ही में दिया गया था, उसी को देख के टिक लगा देते हैं। 60वां क्वेश्चन है, अंतःश्वसन के दौरान होने वाली सही घटनाओं का चयन करना है। अंतःश्वसन यानी इंस्पायरेशन जब हम करते हैं, सांस को अंदर खींचते हैं तो क्या क्या होता है? डायाफ्राम का संकुचन होता है, सही है। वाय अंतरापार्श्विक पेशियों का संकुचन होता है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है, सही है। फुफ्फुस का आयतन कम होता है, गलत है। अंतरा फुफ्फुसी दाब का बढ़ना, गलत। यानी सिर्फ ए और बी सही है, ऑप्शन नंबर 3। ये आपको चैप्टर क्लास 11 के चैप्टर 17 श्वसन वाले चैप्टर में पेज नंबर 6 में इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 कॉलम मैच कराना है। इसमें से देखिए इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इनोफिल, इनके ऑप्शन भी जो रखे गए थे वो इसी हिसाब से कि आपको एक का आंसर पता चल गया तो बाकी सब लगा सकते थे। वहाँ पर डी का आपको लिम्फोसाइट का ही मेन टारगेट था पूछना। लिम्फोसाइट का कार्य होता है प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया में सहायता प्रदान करना। चारों ऑप्शन में डी का जो आंसर फर्स्ट था वो एक ही में था, आप बिना देखे आप उसको लगा सकते थे। बाकी आप देख सकते हैं ए का है थर्ड हिस्टामिनेज, बी का बेसोफिल का कण जिनमें हिस्टामिन होने का मोचन करता है, सी का सेकंड, ठीक। यह ऑप्शन आपके सही थे। ये आपको मिलेगा चैप्टर 18 क्लास 11 में। लेकिन इसका सॉल्यूशन सही बताएं तो आपको क्लास 12 में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8 में मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें लिम्फोसाइट के बारे में बताया गया है, ठीक। ये कॉन्सेप्चुअल था, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर आपके आधारित था। अगर आपका कॉन्सेप्ट लिम्फोसाइट को लेकर क्लियर है तो आप कर सकते थे क्वेश्चन। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न को सुमेलित कीजिए। मैच द कॉलम है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए। उत्प्रेरक क्रिया का निरोधक, पेप्टाइड बंध, कवकों की कोशिका भित्ति, द्वितीयक उपापचय, मतलब इसमें मैच करना है। तो आप यहाँ पर इन सभी को शायद ही पढ़े होंगे, लेकिन इनको जरूर पढ़े होंगे। कोशिका भित्ति किसकी, कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? मैं बार बार आपको याद दिलाया था कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन से मिलकर बनी होती है। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें सी का ऑप्शन थर्ड सिर्फ एक ही में था, तो आपको सिर्फ यही देखना था, बाकी तीनों को नहीं देखना था, आप लगा ले जाते हैं, ठीक है। तो आपका ए का जो था वो ये है सेकंड, बी का फोर्थ और सी का आपका थर्ड है और डी का फर्स्ट। ये पूछा गया 11th के चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 27 में आपको मिल जाएगा। वहाँ बताया गया है कि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। प्रतिबंधन एंजाइमों के विषय में गलत कथन पहचानना है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए के विशिष्ट खंडों को काटता है। यह आनुवंशिक इंजीनियरिंग में उपयोगी है, एकदम सही, ठीक है। गलत कथन को पहचानना है। चिपचिपे सिरे डीएनए लाइगेज द्वारा जोड़े जा सकते हैं, एकदम सही। प्रत्येक प्रतिबंधन एंजाइम डीएनए क्रम की लंबाई का निरीक्षण करके कार्य करता है, ये गलत है। ये डीएनए की लड़ी को पैलिंड्रोमिक स्तंभ पर काटते हैं, ये एकदम सही है। मतलब जो ऑप्शन गलत है वो ये है, सी। ये पूछा गया चैप्टर क्लास 12 के चैप्टर 11 पेज नंबर 4 में इसका आंसर मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट मैच द कॉलम है। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि यहाँ पर आपको ध्यान में सिर्फ एक ही ऑप्शन रखना था, वो ये, इसी को ध्यान में रख के पूछा ही गया था क्वेश्चन, ठीक है। अग्न्याशय से ये निकलता है इंसुलिन और इंसुलिन की कमी से होता है डायबिटीज इंसिपिडस, बस डी का ऑप्शन थर्ड। 4 ऑप्शन जो दिए गए थे उसमें डी का एक ही ऑप्शन में था थर्ड, तो उसी को देख के टिक लगाना था। इन तीनों के बारे में आप याद हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसके ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ए का सेकंड है, बी का फर्स्ट और सी का फोर्थ, ठीक। 65 नंबर क्वेश्चन है। निम्न में कौन से जीवों के सही उदाहरणों को संदर्भित करता है जो मानव क्रियाओं द्वारा वातावरण में बदलाव के कारण विकसित हुए हैं? पहला ऑप्शन गैलोपैगोस द्वीप में डार्विन की फिंचें। तो डार्विन की जो फिंचें हैं वो मानव क्रिया के द्वारा नहीं बदलाव हुए हैं, ये नेचुरल हैं, प्राकृतिक वर्ण का ये देन है। गैलोपैगोस द्वीप में डार्विन के फिंचों का डेवलप होना। खरपतवार में शाकनाशी का प्रतिरोध, ये मानव क्रिया द्वारा हुआ है, क्योंकि शाकनाशी का इतना अत्यधिक प्रयोग हो रहा है कि उससे जो खरपतवार हैं वो प्रतिरोध हो जा रहे हैं, रेजिस्टेंट हो रहे हैं। क्या अब कोई भी शाकनाशी डालो हम पे कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रतिरोध मतलब होता है उस पर कोई असर ना पड़े। तो ऐसे से खरपतवार बन गए हैं कि आप उन पर कोई भी शाकनाशी यूज करो वो प्रतिरोध हो जाते हैं, मतलब उस पर कोई असर नहीं होता। तो ये मानव द्वारा किया गया है। ससीम केंद्र को यानी यूकैरियोट्स में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दवाइयों का प्रतिरोध। बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो दवाइयों से रेजिस्टेंट हो गए कि मतलब ये दवा का असर अब हम पे नहीं होगा, पहले होता था लेकिन अब नहीं होगा। तो ये मानव क्रिया द्वारा है। मनुष्य में बनाए गए पालतू कुत्तों के कुछ नस्लें,
तो ये भी वातावरण में मनुष्य द्वारा कराए गए हैं। तो ये 3 ऑप्शन सही है, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। पौधे का वह भाग कौन सा है जिसमें एक पीढ़ी दूसरे के अंदर होती है, मतलब 2n के अंदर n अवस्था पाई जाए। हमें ये देखना है कि 2n के अंदर n अवस्था पाई जाए। ठीक, ये आपका 2n हो गया, इसके अंदर पाया जाए n अवस्था, यही हमें देखना है। तो पराग कोश के अंदर परागकण, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस किस में ये अवस्था पाई जाती है? 2n के अंदर n अवस्था पाई जाती है। तो पराग कोश क्या होता है? 2n होता है, के अंदर परागकण n अवस्था, तो ये सही है, 2n के अंदर n पाया जा रहा, यानी ए ऑप्शन सही है। 2 नरयुग्मकों वाली अंकुरित परागकण, 2 नरयुग्मक यानी 2n हो गया, अंकुरित परागकण इसके अंदर ही पाया जा रहा है, यानी ये भी 2n हो गया, तो ये ऑप्शन गलत है। फल के अंदर बीज, फल भी 2n होता है और बीज भी 2n होता है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। बीजांड के अंदर भ्रूणकोश, बीजांड 2n होता है और भ्रूणकोश n होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, यानी ए एंड डी, आंसर नंबर सेकंड सही होगा, ए और डी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, जो आया है चैप्टर 2 से क्लास 12th में, ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आ जाएगा। निम्न स्तंभों का मिलान करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, यहाँ पर भैया फिर वही मैच द कॉलम में जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं उनमें सिर्फ एक का आंसर आपको, मतलब एक टारगेट यही था कि ये आपको पता है कि नहीं, एक ही का आंसर आप सही, आपको अगर पता है सब हो जाएगा। देखिए इनको आप भूल गए कोई बात नहीं, इनको भूल गए, लेकिन ये बहुत कॉमन है। यूस्टेकियन नलिका, ये आपको चैप्टर नंबर 21 पेज नंबर 26 पे भी मिल जाएगा। और यूस्टेकियन नलिका डाइजेशन वाले चैप्टर में भी बताया जाता है, अगर कोई अच्छा टीचर पढ़ाता है आपको तो वहाँ पर बताया जाता है, हालांकि एनसीईआरटी में तो नहीं है, लेकिन बताया जाता है फेरिंग्स में कान से निकलने वाली एक नलिका आती है जो हमारे फेरिंग्स में खुलती है। फेरिंग्स भाग समझते हैं ना, ये जो भाग होती है ये फेरिंग्स रीजन है। तो यहाँ से मुख गुहा, ये ईसोफेगस चला जाता है, तो कान से एक नली आती है जो फेरिंग्स रीजन में खुलती है, इसी नली को क्या कहते हैं? यूस्टेकियन नलिका, यही पूछा गया है। यूस्टेकियन नलिका कहाँ पाया जाता है? ये है मध्य कर्ण एवं फेरिंग्स, देखिए इसी को कहते हैं फेरिंग्स रीजन, फेरिंग्स को जोड़ती है, तो ये ऑप्शन सही। यानी जो 4 ऑप्शन दिए गए थे उसमें यही सबसे हटकर था। अगर आप देखेंगे चारों ऑप्शन में तो उसमें से एक में ही सिर्फ था कि सी वाला, सी के सामने फर्स्ट नंबर दिया गया था। तो चारों में से आपको अगर यही याद होता तो आप कर ले जाते। ठीक, यहाँ पर चूंकि जगह नहीं था इसलिए हम 4 ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन ऑप्शन इसी तरीके से दिया गया था कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो इन तीनों को देखने की ज़रूरत नहीं है। यूस्टेकियन नलिका, सी का ऑप्शन फर्स्ट। बाकी और भी देख सकते हैं, आर्गन ऑफ कॉर्टाई, ये सब कर्ण से ही पूछा गया है। एक ऑप्शन है आपका फोर्थ, बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है। पेज नंबर 26 में आपको तुरंत मिलेगा सारी चीज़ें, ये सब एकदम बताया गया। आर्गन ऑफ कॉर्टाई के जस्ट सामने लिखा हुआ है कि ये बेसिलर झिल्ली में स्थित होती है। कॉकलिया जो घुमावदार भाग होता है, लेबरिंथ का घुमावदार भाग होता है, ठीक है। और स्टेपिज जो एक हड्डी है जो अंडाकार खिड़की से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 68। जीव को उनके जैव प्रौद्योगिकी में उपयोग के लिए सुमिलित कीजिए। बायोटेक्नोलॉजी में कौन कौन से बैक्टीरिया का क्या क्या यूज़ है वो यहाँ पर आपको मैच कराना है। बैसिलस थुरिनजेनेसिस, बीटी कॉटन बनाया जाता है ना इससे, बीटी बहुत सारे, मैंने आपको बताया था बैसिलस थुरिनजेनेसिस में एक जीन पाया जाता है जिसे हम कहते हैं क्राई जीन, और उस क्राई जीन से किसका निर्माण होता है? क्राई प्रोटीन का, यानी ए का ऑप्शन फोर्थ सही है। थर्मस एक्वाटिकस, ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो बहुत ही गर्म स्थान पर पाए जाते हैं, गर्म झरनों में पाए जाते हैं, और इनसे एक पॉलीमरेज निकाला जाता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज, जो हम लोग बायोटेक्नोलॉजी में यूज़ करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस किससे रिलेटेड है? तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस क्लोनिंग वेक्टर के रूप में हम प्रयोग करते हैं। साल्मोनेला टाइफिमुरियम ऐसा प्रथम आरडीएनए अणु का निर्माण करता है। ये हो गया इसका आंसर। ये पूछा गया क्लास 12 के चैप्टर नंबर 12 में, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। घास भूमि पारितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों के सही उदाहरण को सम्मिलित करिए। मैंने आपको पोषी स्तर बताया था,
मैंने आपको पोषी स्तर बताया था पारितंत्र वाले चैप्टर में, कक्षा 12 में, चैप्टर नंबर 14 पारितंत्र में। ये भी कॉन्सेप्चुअल है, आपको थोड़ा दिमाग लगाना होगा। ये जो होता है उसे हम कहते हैं प्रथम पोषी स्तर, ठीक। ये होगा सेकंड पोषी स्तर, थर्ड, और ये होगा फोर्थ। तो प्रथम पोषी स्तर पे कौन आते हैं? उत्पादक, यानी उत्पादक के रूप में पृथ्वी पर कौन पाए जाते हैं? पौधे। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता, टॉप कंज्यूमर्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे चारों में कौन पौधा है? कौवा, गिद्ध, खरगोश या घास? तो घास पौधा है। तो घास कहाँ पर आ रहा है? प्रथम पोषी स्तर, यानी प्रथम पोषी स्तर के जस्ट सामने हम क्या लगा देंगे? यानी सी का कौन सा ऑप्शन सही होगा? फोर्थ। अब घास को कौन खाता है? खरगोश। तो खरगोश कहाँ पर आएगा? प्राथमिक उपभोक्ता में। यह आ गया द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर के जस्ट सामने कौन आएगा? खरगोश। फिर देखिए खरगोश को कौन खाता है? कौवा। तो अब कौवा किस में आएगा? द्वितीय पोषी स्तर में, जो कि आता है द्वितीय उपभोक्ता में आएंगे और तृतीय पोषी स्तर में आएंगे, ठीक है। तृतीय पोषी स्तर यहाँ पर, यानी डी का ऑप्शन कौन होगा? कौवा। और चौथे पोजीशन पे कौन आ रहा है? तृतीयक उपभोक्ता, यानी गिद्ध आ रहे हैं। ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है। ए का सेकंड, बी का थर्ड, सी का फोर्थ और डी का फर्स्ट। यहाँ पर ध्यान रखने वाली यह बात होती है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो एक कदम ऊपर चलता है, ये उपभोक्ता है, प्राथमिक उपभोक्ता, और ये जो है पोषी स्तर है, इसे हम कहते हैं द्वितीय पोषी स्तर। द्वितीय पोषी स्तर, ये उत्पादक हैं। तो उत्पादक प्रथम पोषी स्तर होते हैं, फिर इनको जो खाते हैं उन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, द्वितीय पोषी स्तर होते हैं। इनको जो खाते हैं उन्हें हम द्वितीयक उपभोक्ता कहते हैं, ये तृतीय पोषी स्तर में आते हैं। तृतीयक उपभोक्ता जो चतुर्थ पोषी स्तर में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था क्लास 12 के चैप्टर नंबर 14 पारितंत्र से, बहुत ईजी था, कुछ भी नहीं था इसमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, इसमें सही मिलान का चयन करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनके सामने उनका कथन दिया गया है, देखना है कि कौन सा सही है। पहला है दात्र कोशिका अरक्तता, यानी सिकिल सेल एनीमिया। ये रोग कैसा होता है? तो ये आलिंग क्रोमोसोम अप्रभावी लक्षण, क्रोमोसोम 11 सही है। ये रेसेसिव ट्रेट वाले लक्षण, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर उपस्थित रेसेसिव ट्रेट वाले रोग हैं, और ये इसका क्रोमोसोम नंबर 11 इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। द्वितीयक उपापचयज जैसे कि निकोटीन जो तंबाकू में पाया जाता है, चाय में पाया जाता है, स्टुक्विन और कैफीन ये सब कॉफ़ी में पाया जाता है। ये पौधे क्यों बनाते हैं? क्वेश्चन ये पूछा है। तो ये पौधे बनाते हैं अपने रक्षा के लिए, जिससे कोई भी अन्य जंतु जब इन्हें खाए तो वो मदहोश हो जाए, दोबारा फिर खाने की हिम्मत ना करे। तो ये रक्षा के लिए बनाते हैं, इसका ऑप्शन पहला सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है चैप्टर 8 से क्लास 12 में। चैप्टर 8 जो कि है मानव स्वास्थ्य एवं रोग, उसमें आपको इन सभी के बारे में बताया गया, निकोटीन, कैफीन, ये सब। तो 71 क्वेश्चंस तक आप मेरे वीडियो और पीडीएफ से इतना कर सकते थे, 71 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। अब जो क्वेश्चंस आएंगे वो उसके आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे, मेरे पीडीएफ में नहीं रखा मिस्टेक की वजह से। चलिए अब देखते हैं 72 जो क्वेश्चन नंबर है वो है अंटार्कटिका क्षेत्र में हिम अंधता किस कारण होती है? तो इसका ऑप्शन सही है, यूवीबी विकिरण की उच्च मात्रा के कारण कॉर्निया का शोथ हो जाए, स्वेलिंग हो जाती है कॉर्निया में। अंटार्कटिका रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पर ओजोन छिद्र हो गया है। ओजोन छिद्र का मतलब ये नहीं कि ओजोन लेयर है उसमें एक छेद हो गया है, नहीं, ओजोन की मोटाई होती है। मान लो इतना मोटाई और जगह पर है, इस मोटाई को डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, और इस मोटाई अगर और रीजन में, पृथ्वी के और रीजन में ओजोन की मोटाई इतनी है तो अंटार्कटिका रीजन में इसकी मोटाई कम हो गई है। इसी को कहते हैं ओजोन छिद्र या ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन छिद्र में कोई छेद नहीं होता, बस मोटाई कम हो जाती है ओजोन परत की। तो अंटार्कटिका क्षेत्र में हिम अंधता का कारण क्या है? यूवीबी। अब जब
पतली हो गई है परत ओजोन की, तो जो सूर्य से आने वाली यूवी किरण है वो सीधे आती हैं, जिसकी वजह से कॉर्निया में स्वेलिंग आ जाती है, आंखों पर असर पड़ता है। और इसी के कारण ओजोन जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों यूवी रेज से। तो इसीलिए आपको इससे पहले जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वाला क्वेश्चन पूछा गया था उसमें यही था कि ओजोन नष्ट ना हो पाए ऐसा एक्टिविटी हम ना करें। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 16 से। इसका आंसर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है जलकुंभी और जल लिली, वाटर लिली और वाटर हायसिंथ में परागण पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? देखिए ये कंफ्यूज करता है, क्योंकि जलकुंभी ये भी पानी में पाई जाती है, जल लिली ये भी पानी में पाई जाती है, लेकिन मैं साफ वीडियो में बताया था, पीडीएफ में शायद छूट गया है, वहाँ साफ बताया था कि ये लोग भले ही जलीय पौधे हैं लेकिन इनमें परागण जल के माध्यम से नहीं होता, क्योंकि इनके जो पुष्प होते हैं वह जल के ऊपर निकलते हैं और उनमें जो परागण की क्रिया होती है वो कीट और वायु के द्वारा होता है। ठीक, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। 74 देखते हैं वंशागति गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? तो मॉर्गन ने किया था गुणसूत्रीय सिद्धांत। तो वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है मक्खी पर प्रयोग किया था, फल मक्खी पर प्रयोग किया था ना मॉर्गन ने, तो मॉर्गन ने ही किया था गुणसूत्रीय सिद्धांत। ये आपको पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 वंशागति एवं सिद्धांत। 75 अर्ध अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है? हाफ इंफीरियर ओवरी किस में पाया जाता है? इसका ऑप्शन है आलू बुखारा यानी प्लम में पाया जाता है। ये आपको 11th चैप्टर 5 एनसीईआरटी पेज नंबर 73 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज और मैरिनो रॉम्स भेड़ की नई नस्ल हिसाउडेल तैयार किया गया? तो इसका ऑप्शन है संकरण, आउट क्रॉसिंग के द्वारा इनको तैयार किया गया था, इनसे और इनसे मिलाकर हिसाउडेल बनाया गया। ये क्वेश्चन है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 निम्न में कौन मूत्ररोधी को रोकने में सहायता करेगा? तो इसका ऑप्शन 4 दिया गया है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक कारक द्वारा वाहिकाओं का संकीर्णन होना, जेजी कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण कम होना, एडीएच के अल्प स्रावण से अधिक जल का पुनरावशोषण, एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से सोडियम आयन एवं जल का पुनरावशोषण। मूत्र वृद्धि को रोकना है, मतलब बहुत ज़्यादा मूत्र ना बने, इसके लिए रीअब्जॉर्प्शन होता है। किसका रीअब्जॉर्प्शन होता है? जल का। तो ये एल्डोस्टेरोन के कारण होता है वृक्क नलिका में सोडियम और जल का पुनरावशोषण होता है, जिससे मूत्र कम बनता है। ठीक है, और वही पूछा ही गया है कि मूत्र वृद्धि ना हो, इसके लिए क्या होता है हमारे किडनी में? तो ये होता है, चौथा ऑप्शन सही है, एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिका से सोडियम आयन एवं जल का पुनरावशोषण होता है। ये क्वेश्चन आया है 11th क्लास के चैप्टर नंबर 19 एनसीईआरटी पेज नंबर 297 में, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, इसमें से हमें गलत कथन चुनना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू होता है और यह अपेक्षाकृत हल्के रंग की होती है। तो यही ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि ये गलत ऑप्शन है। ठीक है, रस दारू सबसे भीतरी द्वितीयक दारू नहीं होता। ये क्लास 11th के चैप्टर नंबर 6 एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। उसके बाद 79 क्वेश्चन नंबर आता है यदि तिलचट्टे का सिर हटा दिया जाए, यानी काकरोच का अगर हम सिर काट दें तो कुछ दिनों तक जीवित रह सकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके सिर में तंत्रिका तंत्र का केवल छोटा भाग होता है, बाकी सारे तंत्रिका तंत्र का भाग उसके पीछे भाग में होता है, अदर भाग में होता है। तो ऑप्शन नंबर यही सही है, पहला। ठीक है, ये क्वेश्चन आया है 11th क्लास के चैप्टर नंबर 7 एनसीईआरटी से। आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में साफ साफ दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्ट्रोबिलाई या शंकु किस में पाया जाता है? मार्केंसिया, इक्विसिटम, साल्वेनिया या टेरिस? तो इसका ऑप्शन सही है इक्विसिटम। टेरिडोफाइटा में, ये टेरिडोफाइटा का लक्षण है जिसमें शंकु या स्ट्रोबिलाई पाया जाता है। ये 11th क्लास के चैप्टर नंबर 3 एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 पुष्पक या रे फ्लोरेट्स में क्या होता है? तो पुष्पक में अधोवर्ती अंडाशय यानी इंफीरियर ओवरी पाया जाता है। यह क्वेश्चन पूछा गया 11th क्लास के चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 एक वेक्टर में संलग्नी डीएनए की प्रति संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका आंसर सही होगा ओराइसाइट। ठीक है, या ओरीसाइट। ये आपको मिल जाएगा 11th क्लास के चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी पेज नंबर 199।
देखिए पेज नंबर 199 मेरे बुक में है, हो सकता है आपके एनसीईआरटी में कुछ नए चीज़ें हो तो पेज संख्या हो सकता है इधर उधर हो, 1-2 पीछे हो सकता है या पहले हो सकता है। तो चूँकि हमारे जो एनसीईआरटी है थोड़ा पुराना था, 2-3 साल पुराना है, तो वहाँ पर पेज नंबर हमारे पेज नंबर 199 में इसका आंसर साफ साफ दिया गया है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, वो है सिट्रिक अम्ल के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशन की संख्या क्या होती है? तो इसका ऑप्शन सही होगा 1। ये आपका 11th में चैप्टर 13 एनसीईआरटी में मिल जाएगा। 84 है O2 के परिवहन के संदर्भ में गलत कथन पहचानिए। ऑक्सीजन के परिवहन में गलत कथन पहचानना है, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अगर वायु कूपिका में हाइड्रोजन आयन की मात्रा ज़्यादा होती है तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने में सहायक होता है, ये गलत है। सहायक नहीं होता है, फेवर नहीं करता। हाइड्रोजन आयन की मात्रा कम होनी चाहिए तभी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो यही पहला वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। हमें गलत कथन चुनना ही था। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा क्लास 11th के चैप्टर नंबर 17 एनसीईआरटी में आपको साफ साफ मिल जाएगा लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 85 है फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना किसके समान होती है? इसका कोई पता नहीं है कि कहाँ से दिया गया। फ्लोरिडियन स्टार्च की संरचना, इसका आंसर है मंडवा सेलुलोज के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट के अनुसार विश्व में जाति विविधता लगभग कितनी होती है? इसका भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन इसका ऑप्शन सही मिल रहा है 7 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमागत उन्नति के लिए भ्रूणीय प्रमाण को किसने अस्वीकार किया था? तो इसका ऑप्शन है कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर। इनका भी कोई अता पिता मिल नहीं रहा है, कहाँ से आया, हो सकता है हायर क्लासेस से आया हो। 88 क्वेश्चंस कह रहा है उन पदार्थों को पहचानिए जिनकी संरचनाओं में क्रमशः ग्लाइकोसिडिक बंध और पेप्टाइड बंध पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही होगा इनुलिन व इंसुलिन। ये आपको 11th के चैप्टर नंबर 9 में मिल सकता है। यहाँ पर हम श्योर नहीं हैं कि एनसीईआरटी में ये है कि नहीं। ये हो गया 88 क्वेश्चंस। ये सब थोड़ा आउटसाइड भी लग रहा है और कुछ एनसीईआरटी में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन एक जीव संख्या का गुण नहीं है? यहाँ पर जीव संख्या यानी एक इंडिविजुअल का हम लक्षण देखेंगे कि किसमें इंडिविजुअल का यूज होता है किसमें नहीं होता। तो मृत्यु दर में एक जीव का यूज होता है, जीवों की संख्या गिनी जाती है। लिंग अनुपात में भी जीवों की संख्या गिनी जाती है, जन्म दर में भी जीवों की संख्या गिनी जाती है, लेकिन जाति परस्पर क्रिया में जीवों की संख्या नहीं, जाति को देखा जाता है। ठीक है, जाति परस्पर क्रिया में जाति को देखा जाता है, जीव को नहीं। यानी इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? 2nd। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 13 जीव एवं समष्टियां में। 90 वाला क्वेश्चन है एक पौधे के अनुप्रस्थ काट में निम्नलिखित शारीरिक लक्षण दर्शाए गए हैं। यह आखिरी क्वेश्चन था, जो है 4 लक्षण दर्शाए गए हैं। इनमें आपको ढूंढना है कि लक्षण किसके हैं, द्विबीजपत्री तनय के हैं, द्विबीजपत्री जड़ का है, या एक बीजपत्री तनय का है, या एक बीजपत्री जड़ का है। पहला दिया गया है अधिक संख्या में बिखरे हुए संवहन बंडल जो पुलाच्छद से घिरे होते हैं। दूसरा स्पष्ट बहुत मृदुतिके भरण ऊतक पाए जाते हैं। तीसरा संयुक्त और आवर्धी संवहन बंडल पाए जाते हैं। चौथा पोषवाह मृदुतक का अभाव होता है। ये सभी के सभी लक्षण हैं एक बीजपत्री तने का, यानी इसका ऑप्शन सही होगा 3rd। ये क्वेश्चन है पूछा गया 11th के चैप्टर नंबर 6 से पुष्पी पौधों की आकारिकी से। शायद अभी तक जो 90 क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया उसमें कोई एक क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसी की वजह से एक क्वेश्चन बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि 91 क्वेश्चन पूछा गया था, नहीं, कोई क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो उसको देख लीजिएगा। ये आखिरी क्वेश्चन है अंतर्विष्ट कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? अंतर्विष्ट कार्य मतलब इंक्लूजन बॉडी, सेल इंक्लूजन बॉडी के बारे में पूछा गया है, और मैंने आपको वीडियो में बताया है चैप्टर नंबर 8 क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 में आपको बताया है। फ्लो चार्ट जब बता रहे थे कि कोशिका में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, फ्लो चार्ट में इंक्लूजन बॉडी के बारे में बताए थे, अंतर्विष्ट पिंड के बारे में कि इनमें सिर्फ और सिर्फ संचय करने वाले पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें ऑप्शन ये कोशिका द्रव में स्वतंत्र रूप में होते हैं, सही है। ये कोशिका द्रव में निश्चित पदार्थों को व्यक्त करते हैं, सही है। संचित पदार्थों को ही व्यक्त करते हैं। ये किसी झिल्ली से घिरे नहीं होते, ये भी सही है। ऑप्शन कौन सा गलत है? ये खाद्य कणों का अंतर्ग्रहण में शामिल होते हैं, ये ऑप्शन गलत है। हमें गलत कथन ही देखना था, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? 4था। ये क्वेश्चन पूछा गया है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 8 से। तो अभी तक जितना भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, आपने देखा मैक्सिमम क्वेश्चन 70 से 75 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे। हमने जितना आपको पढ़ाया है अपने चैनल पर, हमने जो PDF आपको दिया है, और NCERT अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आप 70 से 75 क्वेश्चन 90 में आसानी से कर सकते हैं। 90 में इतना क्वेश्चन कम नहीं होता, आप और दिमाग लगाते हैं तो 80+ भी सॉल्व कर सकते थे। तो उम्मीद है कि मैं आपके विश्वास को पूर्ण कर चुका हूँ।
आप ऑफ कोर्स पूरी तरीके से आप नीट की तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। जीव विज्ञान की 80+ क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से पढ़कर। PDF परचेज करिए, उसमें देखिए सारी चीज़ें जितनी भी बताएं हैं सब मिलेगा, सबके आंसर मिलेंगे। और ये भी गारंटी है कि अगले साल जो भी नीट का एग्ज़ाम होगा उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे PDF से आएगा, फिर मैं बताऊंगा अगले साल, ठीक है। तो PDF के लिए आपको क्या करना है, अगर आपने नहीं परचेज़ किया है तो PDF जो कि है 11th और 12th क्लास के लिए, आप इसे बोर्ड का भी तैयारी कर सकते हैं और साथ ही साथ आप नीट की तैयारी भी कर सकते हैं। बोर्ड की तैयारी करिए, उसमें भी हेल्प करेगा और ये साथ ही साथ नीट एग्ज़ाम के लिए भी पूरी तरीके से बेनिफिशियल होगा। 70+ क्वेश्चन इस बार आए हैं, नेक्स्ट ईयर भी यही स्कोर रहेगा। और ये है 11th क्लास के लिए और 12th क्लास के लिए। ऐसा नहीं है कि नीट के लिए कुछ अलग है, नहीं, वही आपके बोर्ड में भी लगेगा। आप 11th अगर लेना चाहें तो 11th का लिख सकते हैं, बोर्ड में भी आपकी हेल्प करेगा और साथ ही साथ आपकी नीट की तैयारी भी होती रहेगी। 12th क्लास में तो 12th का ले सकते हैं, आपकी बोर्ड में भी हेल्प करेगा और नीट में भी हेल्प करेगा। आपको अगर दोनों एक साथ चाहिए तो आपको ये नीट में पूरी तरीके से हेल्प करेगा। चार्जेस आपको बताया गया है इससे पहले भी, फिर से बता देते हैं कि 11th क्लास, फिर से बता देते हैं कि 11th का जो चार्ज है नोट्स का वो है 900 रुपये और 12th का 700 रुपये। आप अगर कंप्लीट दोनों लेना चाहते हैं नीट के लिए तो इसके लिए आपको पेड करना होगा 1500 रुपये। इसके लिए आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8354900176, ठीक है। इस पर आप कॉल मैसेज करिएगा, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पर ही आपको मैसेज करना है, कॉल नहीं करना है। आप व्हाट्सएप करेंगे लिख कर नोट फॉर नीट या नोट फॉर 11th क्लास या नोट फॉर 12th क्लास, तो जो भी है आपको बताया जाएगा सारी चीज़ें। इससे पहले भी मैंने नोट्स कैसे मिलेगा ये मैं वीडियो बनाया था। अगर आपको वो वीडियो पूरा देखना है कि कैसे मिलेगा नोट्स तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो अब मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप नीट की तैयारी हमारे चैनल पर कर सकते हैं। जीव विज्ञान की पूर्ण रूप से आपको सफलता मिलेगी, ठीक है। तो जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।